हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एंड सावर मंग जन एफएफ। आज मैं जो फैन फिक्शन सुनाने जा रही हूँ वो एक फैंटेसी है। ये मेरी ईजान वार्स फेस्ट जनवरी की एंट्री है। इस फैंटेसी एफएफ में मैं कोई फैंटेसी क्रिएचर की स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। इसके कैरेक्टर्स नॉर्मल इंसान ही होंगे, पर इसमें कुछ मैजिकल चीज़ें होंगे और साथ में होगा किसी का रोमांटिक फैंटेसी। तो दोस्तों, मेरे इस फैन फिक्शन को सुनते रहिए और इसे थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। मेरे जो रेगुलर लिसनर्स हैं वो लोग ज़्यादातर सियानुंग फैन फिक्शन पसंद करते हैं, इसलिए ये फैन फिक्शन भी सियानुंग है। पर मैं कुछ दिनों में एक दो वांगसियान फैन फिक्शन भी सुनाऊंगी। आज की इस फैंटेसी फैन फिक्शन का नाम है मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। ये फैन फिक्शन इसी एक पार्ट में ही कंप्लीट हो जाएगी। फैन फिक्शन की शुरुआत होती है गुसू से। उस शहर में 21 साल का एक उभरता हुआ पॉप सिंगर लान वांगजी रहता है। वो गुसू के फेमस लान क्लैन से बिलोंग करता है, जिनके पास रुतबा, दौलत, शोहरत, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लान वांगजी में भी टैलेंट की कमी नहीं है। उसने बहुत कम उम्र में ही बहुत नाम कमा लिया है। बचपन से ही वो वोकल के साथ साथ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का ट्रेनिंग ले रहा है और सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उसका पहला सोलो सॉन्ग रिलीज हो गया था और उसके बाद से उसने बहुत सारे गाने गाए हैं। 17 साल की उम्र में उसका पहला सोलो एल्बम रिलीज हुआ और उसके बाद से उसकी पॉपुलैरिटी दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ने लगी है। वो पिछले 3 साल से टॉप सिंगर का अवार्ड जीतता आ रहा है और उसके एल्बम्स हमेशा बेस्ट सेलर ही रहने लगे हैं। यंग लड़के लड़कियां उसके गाने के धुन सुनते ही नाच उठते हैं और उनको उसकी गाई हुई हर गाने का हर लाइन मुंह जुबानी याद है। 20 साल का लान वांगजी सिर्फ अच्छा सिंगर और म्यूजिशियन ही नहीं है, वो देखने में भी इतना ज़्यादा हैंडसम है कि लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसके लिए पागल हो जाते हैं। उसको एक झलक देखने के लिए हजारों लोग घंटों खड़े रहते हैं। उसको देखने के लिए वो लोग धूप, बारिश, ठंड, किसी चीज़ की भी परवाह नहीं करते हैं। इंटरनेट पर उसकी वीडियोस और उसकी फ़ोटोज़ हमेशा ट्रेंडिंग रहती है। लड़के लड़कियां सब उसको पाना चाहते हैं। वो लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। पर लान वांगजी किसी को अपने पास आने नहीं देता है। वो ये सब ओपन लव कन्फेशन और क्रेजी फॉलोअर्स को इग्नोर कर देता है। 21 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। इस उम्र में तो किसी की शादी भी नहीं होती है। पर इस जमाने के लड़के लड़कियां इस उम्र में ही बहुत सारे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। पर लान वांगजी अभी तक किसी के करीब नहीं गया है। हर रोज उसके पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं जहां लड़कियां उसे बस एक वन नाइट स्टैंड के लिए रिक्वेस्ट करती रहती है। कोई कोई बिना किसी चाइल्ड सपोर्ट डिमांड करे अपनी मर्जी से उसके बच्चे की माँ बनना चाहती हैं। लान वांगजी को इन सब से ना तो खुशी मिलती है और ना ही गुस्सा आता है। इन सब मामलों में वो बिल्कुल एलूफ है। उसके लिए ये सब उनके मैनेजर ही हैंडल कर लेती हैं। उनका कहना है कि लान वांगजी एक कम्प्लीटली डिटैच्ड इंसान है। उसे किसी इंसान के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। उसका सारा अटैचमेंट सिर्फ उसके म्यूजिक के साथ है। वो अपनी सिंगिंग करियर के लिए बाकी सब कुछ छोड़ सकता है। सिंगिंग उसकी जान है। बचपन से लान वांगजी ने सिर्फ गाना और म्यूजिक सीखने में ही कॉन्सेंट्रेट किया था। किसी तरीके से स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके उसने पढ़ाई को भी बाय बाय बोल दिया था और सिर्फ सिंगिंग पर कॉन्सेंट्रेट किया था। उसी का नतीजा ये है कि वो पिछले 4 साल से नंबर 1 पर है। अपने इस अचीवमेंट से वो बहुत खुश है और वो और भी बहुत ज़्यादा काम करना चाहता है। आज वो मुनमेंग के एक आर्ट कॉलेज में परफॉर्म करने आया था। उसने सुना कि वहाँ के रिटायर्ड प्रिंसिपल का बहुत दिनों से मन था कि उसकी लाइव परफॉर्मेंस देख पाए। इसलिए उनके 80th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उस आर्ट कॉलेज ने उसे परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ। वहाँ का क्राउड बहुत ही एनर्जेटिक था। होगा भी क्यों नहीं, लान वांगजी बहुत फेमस है। सब उसको लाइव देखना चाहते हैं। परफॉर्मेंस के दौरान लड़कियां चिल्ला चिल्ला कर आई लव यू लान वांगजी बोले जा रही थी। परफॉर्मेंस के बाद वो लोग उससे हाथ मिलाना चाहती थी, उसके क्लोज आना चाहती थी। पर लान वांगजी के बॉडीगार्ड्स ने उसे सबसे बचाकर उस रिटायर्ड प्रिंसिपल के पास ले गए जिनको उससे मिलना था, जिनकी वजह से आज उसे परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। इस बारे में भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने पहले से उससे बात करके रखा था। लान वांगजी एक छोटे से क्वार्टर के सामने खड़ा है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और उसके स्टाफ्स उसके साथ है। प्रोफेसर वही उससे अकेले में मिलना चाहते हैं जानकर
उसके बॉडीगार्ड्स पहले जाकर रूम को चेक करके आए। उनका ग्रीन सिग्नल पाकर लानोंग जी अकेला ही रूम के अंदर गया। प्रोफेसर वही एक आर्म चेयर पर बैठे हैं और उनके सामने एक खाली चेयर रखा हुआ है। प्रोफेसर वही को देखकर लानोंग जी उन्हें देखता ही रह गया। 80 साल की उम्र में भी कोई कैसे इतना सुंदर हो सकता है। और उनकी मुस्कान, वो 80 के नहीं होते तो लानवांग जी शायद इसी वक्त उनको अपना दिल दे देता। लानवांग जी, प्रोफेसर वही उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें देखकर लगा जैसे कि उन्होंने किसी अपने को बहुत सालों बाद देखा हो। अपने दिमाग में चलते हुए अजीब ख्यालों को हटाकर लानवांग जी ने उन्हें ग्रीट किया। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तो डर लग रहा था कि तुम्हारे आने से पहले ही मेरी मौत न हो जाए। प्रोफेसर वही ने खाली चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। थैंक यू प्रोफेसर वही। लानवांग जी चेयर पर जाकर बैठा। क्या आपको मेरा गाना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, प्रोफेसर वही ने कहा। तुम्हारा गाना सुनता रहता हूँ, तभी तो अभी तक जिंदा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? लानवांग जी ने कहा। और क्या, इस उम्र में 22-23 साल किसी के लिए वेट करना आसान नहीं है। अब तुम्हें देख लिया, तुमसे बात कर लिया, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। थैंक यू सो मच, तुम मुझसे मिलने के लिए राजी हो गए, प्रोफेसर वही ने कहा। प्रोफेसर वही, लानवांग जी ने कहा, आपके जैसे ग्रेट इंसान से मैं मिल पाया, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। लानवांग जी, मैं अब और ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा। मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। प्रोफेसर वही ने साइड टेबल पर रखे एक बॉक्स की तरफ इशारा किया। ये बॉक्स ले जाना, इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। क्या है? लानवांग जी ने पूछा। कुछ पुरानी यादें, एक पैशनेट लव स्टोरी, प्रोफेसर वही ने कहा। आप मुझे यूँ क्यों देना चाहते हैं? लानवांग जी ने पूछा। क्यों देना चाहता हूँ? क्योंकि मैं लालची हूँ। मैं अपनी लव स्टोरी को इटर्नल बनाना चाहता हूँ, प्रोफेसर वही हंसकर बोलते हैं। शायद उससे तुम्हें अपने नए गाने के लिए कोई आइडिया मिल जाए। ओह, थैंक यू सो मच, लानवांग जी ने कहा। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, प्रोफेसर वही ने कहा। तुम्हारे लिए ये वैल्यूलेस हो सकता है, पर यह मेरे लिए बहुत कीमती चीज़ है। और तुम वो पहले इंसान हो जिससे मैं अपनी लव स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। तो बताइए, मैं आपके लिए क्या करूँ जिससे आपको लगे कि मैं अपने दिल से आपको थैंक्स बोल रहा हूँ? लानवांग जी ने पूछा। एक बार मेरा नाम लो, प्रोफेसर वही ने कहा। मरने से पहले मैं एक बार तुम्हारी आवाज़ में अपना नाम सुनना चाहता हूँ। प्रोफेसर वही, लानवांग जी ने कहा। ये वाला नाम नहीं, मेरा एक्चुअल नाम, वही वुक्शिया। एक बार अच्छे से मेरा नाम ले लो, फिर तुम जा सकते हो। जाते टाइम ये बॉक्स ले जाना मत भूलना। प्रोफेसर वही ने आंखें बंद करके अपनी आर्म चेयर पर ठेस लगा दिया। लानवांग जी पजल्ड हो गया। ये कैसा रिक्वेस्ट है? वो बिना कुछ बोले चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर वेट करके प्रोफेसर वही ने कहा, अगर इस बूढ़े की इस अजीब डिमांड से तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो तुम जा सकते हो। लानवांग जी अनकंफर्टेबल नहीं था, पर वो क्या फील कर रहा था वो उसे खुद को ही नहीं पता था। थोड़ी देर बैठने के बाद वो उठकर खड़ा हो गया और फिर उसने टेबल से उस बॉक्स को उठा लिया। प्रोफेसर वही के चेहरे पर एक अजीब सा दुख छा गया। लानवांग जी ने धीरे से कहा, वही वुक्शिया। फिर उसने दोबारा कहा, वही वुक्शिया, वही वुक्शिया। प्रोफेसर वही के बंद आंखों से आंसू निकलने लगे। उन आंसुओं को देखकर लानवांग जी का मन बेचैन हो गया। वो और वहां रुक नहीं पाया। रात को एयरपोर्ट में फ्लाइट के लिए वेट करते हुए लानवांग जी प्रोफेसर वही के बारे में ही सोचने लगा। वो कितने अजीब थे। लानवांग जी इंटरनेट पर उनके बारे में सर्च करने लगा। प्रोफेसर वही वुक्शिया यूनमेंग साउथ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल होने के साथ साथ एक नामी आर्टिस्ट भी हैं। वो अनमेरिड हैं और यूनिवर्सिटी के उस छोटे से क्वार्टर में ही रहते हैं जहां अभी थोड़ी देर पहले लानवांग जी उनसे मिलने गया था। उन्होंने उसी आर्ट कॉलेज से पढ़ाई की थी और बाद में उसी आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर बन गए थे। लानवांग जी उनकी जवानी की फ़ोटो देखना चाहता था। वो अभी इतने गुड लुकिंग हैं तो पता नहीं अपने जवानी के दिनों में वो कितने हैंडसम दिखते होंगे। लेकिन इंटरनेट पर उनकी जो फ़ोटोज़ हैं वो उनके 50 साल की उम्र के बाद की है। उसके पहले की कोई फ़ोटो नहीं मिली। लानवांग जी को पता नहीं क्यों उनके बारे में और जानने का मन होने लगा। उनकी और फोटोज़ और उनकी बनाई गई पेंटिंग्स देखने की इच्छा होने लगी। गुसु में अपने घर तक पहुंचते पहुंचते उसे बहुत रात हो गई। अगले दिन वो बहुत देर से नींद से जागा। बाद में उसकी मैनेजर ने उसे बताया कि पिछली रात को प्रोफेसर वही की डेथ हो गई है।
कैसे? लान वांगजी चौंक कर पूछता है। कल तो वो ठीक ठाक दिख रहे थे। मैनेजर ने उनमें आर्ट कॉलेज में कॉल करके खबर लिया था। उन लोगों का कहना था कि प्रोफेसर वही बहुत दिनों से बीमार थे। डॉक्टर्स ने कहा था कि अब उनके दिन पूरे हो गए हैं, पर वो लान वांगजी का शो देखे बिना मरना नहीं चाहते थे। वो लोग बहुत दिनों से लान वांगजी को वहाँ बुलाना चाहते थे, पर वो लोग उसकी फीस का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे थे। कुछ महीने पहले प्रोफेसर वोई ने अपनी सारी पेंटिंग्स को नीलाम कर दिया और उन्हीं पैसों से लान वांगजी का शो बुक किया गया। लान वांगजी जिस तरह का गाना गाता है वो यंग लड़कों को अच्छा लगता है। एक 80 साल के बूढ़े इंसान को उसका गाना सुनने का इतना मन था कि उन्होंने उसके लिए अपना सब कुछ बेच दिया। लान वांगजी को ये पता होता तो वो उनको डिस्काउंट दे देता, और फिर वो बूढ़े प्रोफेसर उससे मिलना चाहते थे और उन्होंने उसे उनके पूरे नाम से बुलाने के लिए क्यों कहा? वही उनकी आखिरी इच्छा थी, इसीलिए वो जी रहे थे। लान वांगजी ने उस बॉक्स को खोलकर देखा जो उसे प्रोफेसर वोई ने दिया था। प्रोफेसर वोई की जवानी की फोटो। वाओ, लान वांगजी ने कहा, ये इंसान है कि कोई फरिश्ता? काश मैं भी उस टाइम पैदा होता तो मुझे उनको सामने से देखने का मौका मिलता, पर इन्होंने मुझे अपनी फ़ोटो और ये पुरानी स्केचेस क्यों दी है? लान वांगजी को कुछ समझ नहीं आया। उसके मन में हजारों सवाल थे, पर उन सवालों के जवाब जो दे सकते थे वो तो अब नहीं रहे। पिछली रात जब वो प्रोफेसर वोई को उनके पूरे नाम से बुला रहा था, तब शुरू में तो उसने ऐसे नॉर्मली वो नाम ले लिया था, पर उसके बाद उस नाम को दोहराने से वो अपने आप को रोक नहीं पाया। जब उसने दूसरी बार वो नाम लिया तब उसे लगा कि जैसे वो किसी अपने को बुला रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे कि उस नाम को दोहराने के लिए ही वो पैदा हुआ है। प्रोफेसर वोई ने भी उसका नाम लिया था। उस टाइम उसने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। कितने लोग रोज उसका नाम लेकर चिल्लाते रहते हैं, पर अब उसे लग रहा है कि काश वो फिर से उनके मुंह से अपना नाम सुन पाता। बॉक्स के अंदर के पेपर को देखते हुए अब लान वांगजी को एक और फोटो दिखी। ये क्या है? पैसेंजर से भरी एक लोकल ट्रेन रोज की तरह युनमेंग साउथ स्टेशन से छूटकर वुनमेंग नॉर्थ स्टेशन की तरफ जा रही है। शाम हो गई है। पूरे दिन के काम के बाद सब लोग अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। ट्रेन की सीट में बैठा विवुक्षा एक हाथ में एक छोटा सा स्केच बुक और दूसरे हाथ में एक पेंसिल लेकर सोच रहा है। सोचते सोचते अनजाने में उसके आईब्रोज सिकुड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आज वो क्या स्केच करेगा। वो एक आर्ट कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। आर्ट उसकी पैसन है। वो हमेशा कुछ ना कुछ स्केच करता रहता है, खास तौर पर जो चीज़ें उसकी आंखों के सामने आते हैं, जैसे कि कॉलेज से घर और घर से कॉलेज आते जाते टाइम, ट्रेन में बैठकर या फिर स्टेशन में ट्रेन के लिए वेट करते हुए वो हमेशा आसपास के लोगों को ड्रॉ करता रहता है। कभी कोई थका हुआ मिडिल एज्ड आदमी, कभी चहकते हुए कॉलेज स्टूडेंट्स, कभी माँ के गोद में सर रखा हुआ बच्चा, कभी गिटार बजाकर गाना गाते हुए लड़के लड़कियों का ग्रुप, कभी कभी उसे हाथ पकड़े हुए लव बर्ड्स भी दिख जाते हैं, और कभी कभी कोई स्पेशल बिल्कुल अलग सा इंसान। वो युक्षिया इन सब में से बहुत कुछ तभी स्केच कर लेता है और कुछ कुछ चीज़ों को बाद में याद करके ड्रॉ करता है। ऐसे ड्रॉ करते करते उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और वो ट्रेन में बैठकर बोर भी नहीं होता है। पर आज उसके हाथ में जो स्केच बुक है उसमें वो ऐसे ही कुछ रैंडम कैरेक्टर्स ड्रॉ करना नहीं चाहता है। ये स्केच बुक थोड़ा खास है। ये उसे उसके 21st बर्थडे में गिफ्ट में मिला है और ये बहुत सुंदर है। इसमें उसको सिर्फ स्केचेस नहीं बनाना है, इसमें उसे स्केचेस के एक सीरीज बनाना है। फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में ये उनका एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें सबको एक स्टोरी को अपने स्टाइल में इलस्ट्रेट करना है। स्टोरी किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस फिक्शन, माइथोलॉजी, स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांस, फैंटेसी, एनीथिंग। बस उसको अच्छे से इलस्ट्रेट करना है ताकि एक स्टोरी जैसा बन जाए। उषिया ने सोचा कि वो ट्रेन के पैसेंजर्स के एक्टिविटीज से कुछ आइडिया ले लेगा और एक स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप का कुछ बना देगा। पर अब जब वो स्केच बुक खोलकर बैठा है तब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ट्रेन में अलग अलग टाइप के लोग हैं, उनसे वो कैरेक्टर्स तो बना सकता है, पर उनकी स्टोरी वो कैसे पता चलेगा? कभी कभी आसपास के लोगों की बातें सुनते सुनते उसे कुछ छोटे मोटे स्टोरीज पता चल जाता है, पर उनसे तो बस फ्लैश फिक्शन ही बन सकती है। लेकिन उसको तो एटलीस्ट 10 सीन बनाना है जिसमें एक कंप्लीट स्टोरी बन पाए। आज ट्रेन में जो लोग बैठे हैं
या फिर खड़े हैं, उनमें से किसी को देखकर उसे 10 सीन्स वाले किसी स्टोरी का आइडिया नहीं आ रहा है। उसके ऐसे ही कुछ रैंडमली ड्रॉ करने का मन हो रहा है। थोड़ी देर में उसे लगा कि वो फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही है। एटलीस्ट एक स्केच बन जाएगा तो उसका वो कुछ ना कुछ सीक्वेंस बना ही लेगा। पर आज उसे कोई कैरेक्टर समझ नहीं आया। अच्छा, स्टोरी हमेशा किसी कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन से शुरू हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। बिना कैरेक्टर के भी तो स्टोरी हो सकती है। ये सोचते हुए उसने अपनी स्केचबुक को अपने घुटनों के ऊपर रखा। आज का कोई भी कैरेक्टर उसे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। उसे इधर उधर देखने का मन भी नहीं हो रहा है। तभी उसे एक आइडिया आया, क्यों ना वो इधर उधर ना देखकर उस चीज को ड्रॉ करे जो उसे बिना गर्दन घुमाए दिख रहा है। सबसे पहले उसने अपने थाइस के ऊपर रखे स्केचबुक को ही बना लिया, खुली हुई नहीं, बंद हालत में। वो स्केचबुक बहुत सुंदर है। उसके अंदर के पेजेस तो सुंदर है ही, साथ में उसका कवर भी बहुत सुंदर है। कवर पेज में जो पिक्चर है उसे देखकर लग रहा है जैसे कि वो किसी फैंटेसी से निकल कर आई है। और उसमें लिखा है, क्रिएट योर ओन मैजिक। ऑफ कोर्स पेंटिंग्स आर मैजिकल। आर्टिस्ट अपनी ब्रश से मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। वुयुक्षिया ने भी एक मैजिक की उम्मीद की। उसने अपने थाइस को बनाया और उसके ऊपर बनाया उसके लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ उस स्केचबुक को, उसके कवर पेज में बनी मैजिकल ड्राइंग के साथ। उसने अपना दूसरा हाथ भी बनाया जिसमें एक पेंसिल है। फिर उसने अपने गर्दन को ना घुमाकर सिर्फ अपनी नजरें घुमाकर अपनी दोनों तरफ देखा। उसके राइट साइड में जो बैठा है उसके बैठने का तरीका उसे उतना अच्छा नहीं लगा, पर जो उसके लेफ्ट में बैठा है उसके बैठने का स्टाइल उसे पसंद आया। उसे सिर्फ उसके लेग्स और थाइस के ऊपर रखे उसके हाथ ही देख रहे हैं। वुयुक्षिया ने अपने स्केच के लेफ्ट में अपने लेफ्ट साइड में बैठे इंसान के पैरों को और हाथों को भी बनाया। धीरे धीरे उसने आसपास खड़े लोगों के पैरों को भी बना दिया। फाइनली जो बना वो उसके पर्सपेक्टिव से उस ट्रेन के कमरे का एक छोटा सा हिस्सा था। सब कुछ सेम था, बस उसके हाथ का स्केचबुक बंद था। थोड़ी देर ड्राइंग करने के बाद उसने अपने स्केचबुक को बंद कर ली और फिर उसने सर उठाकर इधर उधर देखा। उसके डेस्टिनेशन पहुंचने में अभी भी बहुत टाइम बाकी है। वैसे भी तो वो लास्ट स्टॉपेज पर उतरने वाला है और वहां पहुंचने में और भी 14-15 मिनट बाकी है। इधर उधर देखते हुए उसने यन किया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ट्रेन में बहुत लोग नैप लेते रहते हैं। वुयुक्षिया भी कभी कभी नैप ले लेता है। आज भी अपनी स्केचबुक को पकड़कर वो सो गया। थोड़ी देर में उसका सर लुढ़कते हुए उसके लेफ्ट साइड में चला गया। लेफ्ट साइड में जो इंसान बैठा था वो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हुआ। उसने अपना कंधा बढ़ा दिया तो वुयुक्षिया उसके कंधे पर सर रखकर सोता रहा। उसने अपने लेफ्ट हैंड में अभी भी उस स्केचबुक को पकड़ रखा है और राइट हैंड में उस पेंसिल को। थोड़ी देर बाद वुयुक्षिया नींद से जाग उठा तो उसने महसूस किया कि वो किसी के कंधे पर सर रखकर सो रहा है। वो थोड़ा सा एम्बेरस्ड हो गया और उसने जल्दी से अपनी बॉडी को सीधी कर ली। उसने सोचा कि उसे उस इंसान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही वो इंसान अपनी सीट से उठ गया। ट्रेन लास्ट स्टॉपेज पर पहुंच रही थी तो सब लोग खड़े हो गए थे। वो इंसान इतने लोगों के भीड़ में खो गया। वुयुक्षिया ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो इंसान इतना पोलाइट था, उसे वुयुक्षिया के थैंक्स की जरूरत नहीं होगी। घर जाकर वुयुक्षिया ने जब अपने स्केचबुक को दोबारा खोला तब उसे ट्रेन में बनाई गई स्केच अच्छी लगी। उसने तो ऐसे ही बना लिया था, पर अब उसे लग रहा है कि ये उतना बुरा भी नहीं है। जिस इंसान के पैरों को उसने ड्रॉ किया था उसी के कंधे पर सर रखकर वो सो रहा था। ये एक स्टोरी का ओपनिंग सीन तो हो ही सकता है। ट्रेन के सफर के दौरान दो यंग मैन दोस्त बन गए। पता नहीं उसके पास बैठे हुए इंसान की उम्र क्या थी। उसने उसके पैरों और हाथों के सिवा कुछ और नहीं देखा, पर हाथों पर भी तो वो ग्लव्स पहना हुआ था। कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई स्टोरी या ड्राइंग बनाने के लिए उसे उस इंसान से मिलते रहना पड़ेगा या उसकी बॉडी को देखना पड़ेगा। वुयुक्षिया सालों से फिगर ड्राइंग कर रहा है। वो तो अपनी इमेजिनेशन से एक इंसान को बना ही लेगा। एक कैरेक्टर तो वो खुद है। उसने तो इसके पहले बहुत बार अपनी स्केच बनाई है, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे कैरेक्टर को वो इमेजिन कर लेगा और ट्रेन में जैसे लोगों में इंटरेक्शन होता रहता है उस हिसाब से कुछ ड्राइंग कर लेगा।
वो युवक्षा का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसे जिस इंस्पिरेशन की ज़रूरत थी वो मिल गई है। रात को बिस्तर पर लेटे हुए वो नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में सोचने लगा। दोस्ती होने के लिए पहले दोनों पास बैठे और फिर एक आइडिया मिलते ही वो उठकर बैठ गया। रात को स्केच खत्म करके सोते सोते उसे थोड़ा लेट हो गया और फिर उसे सुबह नींद से उठने में भी थोड़ी सी देर हो गई। पर वो आज सुबह का क्लास मिस नहीं कर सकता। वो दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों से उतरने लगा। ये ट्रेन यहीं से छूटती है। वो युवक हर रोज पहले से आकर ट्रेन में चढ़ जाता है और उसे बैठने की जगह भी मिल जाती है। पर आज वो बहुत लेट आया। सुबह इस टाइम ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, इसलिए लेट आने पर उसमें चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो ट्रेन के अंदर खड़े होने की जगह होती है, पर कुछ लोग गेट को ब्लॉक करके रखते हैं, इसलिए अंदर जाना मुश्किल होता है। वो युवक किसी तरीके से ट्रेन में चढ़ता है और उसके चढ़ते ही ट्रेन छूट जाती है। चलो अच्छा हुआ, ट्रेन मिस नहीं हुई। वो गेट के सामने खड़े लोगों को पार करके अंदर जाता है। अंदर इस टाइम बैठने की जगह मिलना मुश्किल है। जिन लोगों को 2-3 स्टेशन में ही उतरना है वो लोग अंदर आकर बैठते भी नहीं है। वो लोग गेट के सामने ही खड़े रहते हैं, इसलिए अगले 2-3 स्टेशन तक उसे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। आज वो खुद की गलती से ही लेट हुआ है। कोई बात नहीं, उसने अब तक 2 स्केचेस तो बना ही लिया है। कॉलेज में जाकर उसे अपनी पेंटिंग पर काम करना है। दिन भर बहुत कुछ ड्रॉ करना है। अभी थोड़ी देर उसकी कलाई को थोड़ा आराम मिल जाएगा, ये तो अच्छी बात है। वो युवक बहुत ऑप्टिमिस्टिक टाइप का इंसान है। वो हर सिचुएशन में ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढ लेता है। उसे पता नहीं था कि उसे कब सीट मिलेगी, कौन पहले उतरने वाला है, ये भी तो उसे नहीं पता था। वो ऐसे ही एक सीट के सामने जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में उसके सामने बैठे इंसान ने उसके बैग को हल्के से खींचा। वो युवक ने क्यूरियस होकर उसकी तरफ देखा। उस इंसान ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी आंखें ही देख रही थी। उस इंसान ने इशारे से उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। वो युवक को लगा कि शायद वो इंसान अगले स्टेशन पर उतर जाएगा। उसने थैंक्स कहा और वो बैठ गया, पर वो इंसान उसके सामने ही खड़ा रहा। शायद वो उसके अगले स्टेशन पर उतरने वाला है। उसे थैंक्स बोलने के बाद वो युवक ने उस पर और ध्यान नहीं दिया। वो रात को कम सोया था, इसलिए बैठे बैठे सो गया। जब थोड़ी देर बाद उसकी नींद टूटी तब उसने कुछ नोटिस किया। सामने खड़े इंसान के पैरों पर नजर पड़ने पर उसे लगा कि ये तो शायद वही इंसान है जो कल उसके बगल में बैठा था, जिसके पैरों को देखकर उसने ड्राइंग किया था। उसने उस इंसान के चेहरे की तरफ देखा। अरे, ये तो वही इंसान है जिसने आज उसके लिए सीट छोड़ा है। ये अभी तक ट्रेन से नहीं उतरा, तो उसने उसे अपनी सीट क्यों दे दी थी? इस बार उसने उस इंसान को अच्छे से देखा और फिर उसने अपनी स्केच बुक निकाल कर चेक किया। कल रात उसने जो स्केच बनाया था उसमें वो ट्रेन के सीट पर बैठा है और उसका नया दोस्त, मतलब उसके स्टोरी के अकॉर्डिंग जो उसका दोस्त बन रहा है, वो उसके सामने खड़ा है। दोनों को देखकर लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उसने तो ये सब बस पेंसिल से ही ड्रॉ किया है, इसलिए उसमें कोई कलर नहीं है। पर उसके सामने खड़े इंसान ने जो कपड़े पहन रखा है वो उसके ड्राइंग वाले दोस्त के कपड़ों से मिलता है। रात को वो युवक के पास इतना एनर्जी नहीं था कि वो अपने इमेजिनरी दोस्त के लिए एक चेहरा इमेजिन कर पाए, इसलिए उसने बस उसके आईज को ही बनाया था। उसके फेस पर उसने मास्क पहना दिया था। ऐसे भी सर्दियों का टाइम है, इसलिए लोगों के बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा तो कवर्ड ही है। इस इंसान ने भी मास्क पहन रखा है। वो युवक क्यूरियस होकर उसकी आंखों की तरफ देखता है। अरे, वो भी तो उसी को देख रहा है। वो युवक ज़्यादा अच्छे से देख नहीं पाया, पर उसे लगा कि उसने ड्राइंग में शायद ऐसे ही आंखें बनाई हैं। पर क्या ये इंसान ही कल उसके पास बैठा था? पर उन दोनों में अभी तक कोई बात नहीं हुई है। अगर ये कल वाले इंसान ही है तो वो कल इसके कंधे पर सर रखकर ही सो रहा था और आज भी ये उसे अपनी सीट देकर खड़ा है। तो क्या उसे सच में ट्रेन में एक दोस्त मिल रहा है? वो युवक कुछ बोलने का सोचता है, पर ट्रेन तब तक उसके डेस्टिनेशन तक पहुंच गई थी। सब ट्रेन से उतरने लगे। वो युवक भी बिना कुछ बोले ट्रेन से उतर गया। कॉलेज में उसके दोस्त हिवाई सिंह ने उसे अपने स्केच दिखाए। वो एक साइंस फिक्शन पर इलस्ट्रेशन कर रहा है। उसकी ड्राइंग में कॉम्प्लिकेटेड मशीनरीज है। तुमने क्या बनाया है?
वैसंग ने पूछा। स्लाइस ऑफ लाइफ, विभूषण ने कहा। फ्रेंडशिप इन द ट्रेन। वाह, ये स्केचेस तो अच्छी है, पर क्या इसमें कोई स्टोरी है? तुम ऐसे ही कुछ रैंडम पिक्चर्स मत बना देना, नियहुएशंग ने कहा। तुम्हारी स्टोरी क्या है? विभूषण ने पूछा। नियहुएशंग उसके करीब आकर बोलता है, किसी को बताना मत, पता नहीं कौन मेरी स्टोरी को चुरा लेगा। अच्छा अच्छा मत बताओ, विभूषण ने कहा। तुम्हें बताने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नियहुएशंग बोलता है। तुम्हें मेरी स्टोरी चुराने की जरूरत नहीं है। तुम तो अगर बिना स्टोरी के भी कुछ ड्राइंग बना दोगे तब भी उसमें स्टोरी दिख जाएगी। तुम बोल रहे हो कि मैं लकी हूँ? विभूषण ने आंख मारकर पूछा। अरे नहीं यार, तुम टैलेंटेड हो और साथ में मेहनती भी, नियहुएशंग ने कहा। मैं भी मेहनत करता हूँ और मेरे स्केचेस भी अच्छे हैं, पर उसमें वो बात नहीं है। फिर वो इंथुसियास्टिकली अपनी स्टोरी समझाने लगा। ये एक मेसिनरी वार्ड टाइप का स्टोरी है। विभूषण को वो समझ तो आई और ठीक भी लगी, पर वो उस टाइप का कुछ नहीं बनाना चाहता है। नियहुएशंग को भी पता है कि ये स्टोरी विभूषण के टाइप का नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं बनाएगा और वो इस स्टोरी के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। इसलिए उसने बेझिझक उसे अपनी स्टोरी लाइन सुना दी। कुछ लोग अपने घर में बैठकर छुपकर ये स्केचेस बना रहे हैं, कुछ लोग क्लास में ही फ्री टाइम में बना रहे हैं। थोड़ा फ्री टाइम मिलते ही विभूषण भी सोचने लगा कि नेक्स्ट स्केच में वो क्या बनाएगा। दोस्ती तो ऐसे एक दिन में नहीं हो जाती है। मान लो फर्स्ट टाइम पर दोनों साथ बैठे, सेकेंड टाइम पर एक बैठा है और दूसरा खड़ा है, तो थर्ड टाइम पर क्या होगा? शायद दोनों ही खड़े रहेंगे। उसे परेशान देखकर नियहुएशंग पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें? विभूषण सीरियस फेस लेकर बोलता है, अब इसमें आगे क्या होना चाहिए? तुम्हारी कभी ट्रेन में किसी के साथ दोस्ती हुई है? नहीं, नियहुएशंग ने कहा, पर मुझे इतना याद है कि जब मेरी तुमसे दोस्ती हुई थी तब मैंने तुम्हें अपना स्केच बुक देखने के लिए दिया था। हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है, कहकर विभूषण स्केच करने लगा। उसने फिर अपने आप को बनाया और अपने उस नए दोस्त को। वो अपना स्केच बुक अपने नए दोस्त को देखने के लिए दे रहा है। ऐसे ही तो दोस्ती होती है। और उसकी ड्राइंग्स देखकर उसके दोस्त के चेहरे पर एडमायरेशन भी होना चाहिए, और उस एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए उसके चेहरे को भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा, पर कैसा चेहरा अच्छा लगेगा? विभूषण अपनी इस फाइनल स्केच के अंदर फेस को लेकर एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहता है। उसने अपने दूसरे रफ स्केच बुक में एक चेहरा बनाया। आंखें तो उसने पहले से ही फाइनल कर दिया है। अब फेस का स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें होंठ और नाक बनाना है। उसने एक चेहरा बनाया, पर वो चेहरा देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। फिर उसने एक और चेहरा बनाया। ये वाला भी उसे पसंद नहीं आया। 5-6 चेहरे बनाने के बाद एक चेहरा उसे पसंद आया। उसने पहले जो आईज बनाया था उसके साथ ऐसा नाक और ऐसे होंठ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। ये चेहरा बहुत हैंडसम लग रहा है, जैसे कि कोई आइडल का चेहरा हो। विभूषण अपने बनाए हुए चेहरे को देखकर बहुत खुश हुआ। ऐसा चेहरा वाला एक दोस्त तो वो डिजर्व करता ही है। जिस इंसान से इंस्पायर्ड होकर उसने ड्राइंग करना शुरू किया था, पता नहीं वो इंसान कैसा दिखता है। चलो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये थोड़ी ना कोई असली कहानी है। इसमें तो वो अपने हिसाब से कुछ स्केचेस बना देगा जिनको देखकर लगेगा कि वो कोई स्टोरी है, बस, और क्या। और ऐसे भी वो कोई ऑथर नहीं है, वो तो बस एक आर्टिस्ट है। उसे अपने स्केचेस की क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्टोरी लाइन पर नहीं। उसने इसके पहले भी सीरीज में पेंटिंग किया है, पर उसमें ऐसा कोई स्टोरी बताने का नहीं था, और वो पेंटिंग्स वाटर कलर में था। विभूषण सिर्फ स्केचेस ही नहीं बनाता है, उसे दूसरे टाइप का ड्राइंग्स भी करना पड़ता है। शाम को ट्रेन में उसके हाथ में एक दूसरा स्केच बुक था जिसमें वो रैंडम स्केचेस करता है। आज भी ट्रेन में बैठकर वो इधर उधर इंस्पिरेशन की तलाश कर रहा है। शाम के टाइम जब वो कॉलेज से घर वापस आता है, उस टाइम ट्रेन में भीड़ तो रहती है, लेकिन उतना नहीं कि लोगों को चढ़ने उतरने में परेशानी हो। और उस टाइम जनरली वो ट्रेन आने से पहले ही स्टेशन तक पहुंच जाता है और उसे सीट भी मिल जाती है। आज भी उसे सीट मिल गई थी। अब वो ट्रेन में बैठकर लोगों को चेक कर रहा है, पर कहीं कोई ऐसे लोग नहीं दिख रहे हैं जिनको देखकर लगे कि अभी नए नए दोस्त बने हैं और उनको एक दूसरे के साथ बातें करने में, हंसने में अच्छा लग रहा है।
विभूषण थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया, पर अगले ही पल उसने सोचा कि अभी तो सफ़र चलता रहेगा, अभी कुछ नहीं है, पर थोड़ी देर में कुछ हो भी सकता है। ट्रेन चलने लगी और दिल में उम्मीद लेकर विभूषण आराम करने लगा। थोड़ी देर में उसके पास बैठा इंसान उठकर खड़ा हो गया। उसे शायद अगले स्टेशन पर उतरना है। जैसे ही वो खड़ा हुआ, ट्रेन ने ब्रेक लगा दी। ट्रेन के झटके की वजह से वो आदमी वृक्षा से टकराया और वृक्षा के हाथ का स्केचबुक नीचे गिर गया। उस आदमी ने सॉरी कहा तो उसने कोई बात नहीं बोल दिया और फिर वो अपने स्केचबुक को उठाने गया, पर उसके स्केचबुक को तब तक दूसरे एक इंसान ने उठा लिया था। वो इंसान उस आदमी के दूसरे साइड में बैठा था। विभूषण ने अपने स्केचबुक के लिए हाथ बढ़ाया तो उस इंसान ने अपना मास्क हटा लिया और फिर वो कुछ बोलने लगा। विभूषण को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो तो बस हैरान होकर उस चेहरे को देखता रह गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो हूबहू वही चेहरा है जिसे उसने आज अपनी इमेजिनेशन से अपने स्केचबुक में बनाया है, उसका ट्रेन वाले दोस्त के कैरेक्टर के लिए। विभूषण इतना ज़्यादा हैरान था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर सामने वाले की तो लिप्स हिल रही है। वो तो जरूर कुछ बोल रहा है। क्या वो शौक से बहरा हो गया है? सामने वाले इंसान ने बोलना बंद करके एक नोटपैड निकाला। वो उसमें कुछ लिखने लगा। इधर विभूषण परेशान है कि क्यों उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर उसने अचानक रियलाइज़ किया कि उसे तो ट्रेन की आवाज़ और बाकी लोगों की बकबक सुनाई दे रही है, तो फिर उसे इतने पास बैठे इंसान की बातें क्यों सुनाई नहीं दी? तब तक उस इंसान ने उसे नोटपैड दिखाया। क्या मैं आपका स्केचबुक देख सकता हूँ? उस नोटपैड में ये लिखा हुआ था। विभूषण हैरान होकर देखता रहा और साथ में गर्दन हिलाकर हाँ कहा। फिर उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी थी। उस इंसान ने फिर अपने नोटबुक में लिखा, इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं ही बोल नहीं पाता हूँ। वो इंसान बहुत ध्यान से विभूषण के स्केचबुक में बने स्केचेस को देखने लगा। वो एक एक स्केच को इतने अच्छे से देखता रहा जैसे कि वो उनको याद कर रहा हो। वो स्केचेस देखता रहा और विभूषण उसे, इस इंसान को सुनाई देती है पर वो बोल नहीं पाता है, पर वो कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहा था। क्या वो पहले बोल पाता था? विभूषण का मन तो हो रहा था, पर उसे लगा कि ऐसे ही ये सब पूछ लेना रूड लगेगा। सारे स्केचेस को देखने के बाद उस इंसान ने स्केचबुक वापस कर दिया। विभूषण ने स्केचबुक वापस लेते हुए उसकी आंखों में देखा। ये तो वही चमक है जो उसने अपने स्केच में बनाने की कोशिश की थी। तो वो जो स्टोरी बना रहा है वो रियलिस्टिक ही बन रही है। ऐसे ट्रेन में आते जाते उसे सच में एक दोस्त मिल गया है। विभूषण अपने उस स्केचबुक में स्केचेस किए जा रहा था और वो अपने इस काम से खुश था। वो इसलिए भी खुश था कि उसे एक क्यूट सा दोस्त मिला है। उसका वो दोस्त कुछ बोल तो नहीं पाता है, पर उसकी आंखें जैसे बहुत कुछ बोलती हैं। विभूषण को वो सारी बातें समझ तो नहीं आती है, पर उसे उसके आंखों में देखते रहना अच्छा लगता है। अब घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाते टाइम वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ हमेशा उसका नया दोस्त होता है। उसके उस दोस्त का नाम है वांग जी, जो उसने लिख कर बताया था। पिछले कुछ दिनों में उन दोनों ने बातें भी बहुत की थी। मतलब विभूषण ही ज़्यादातर टाइम बोलता रहता है। वो अपने सवालों को भी ऐसे ही सजाता है ताकि उसका जवाब हाँ या ना में दिया जाए। वांग जी भी कुछ कुछ बातें लिख कर बताता है और नहीं तो इशारे से बोलता है। उसे कोई साइन लैंग्वेज नहीं आता है, उक्षणा को भी कोई साइन लैंग्वेज नहीं आता है। दोनों को उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। वांग जी ने बताया कि वो पहले बोल सकता था, पर अभी किसी वजह से बोल नहीं पाता है। वो कभी कभी किसी किसी शब्द को साइलेंटली बोलता है। विभूषण को धीरे धीरे उसके लिप मूवमेंट्स भी थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है। पर रिसेंटली विभूषण एक चीज़ सोच रहा है। शुरू में उसने उतना नोटिस नहीं किया था, पर बाद में उसे समझ आने लगा है कि उसकी बनाई हुई स्टोरी उसके और वांग जी के दोस्ती के ऊपर बेस्ड नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कि उसके और वांग जी की दोस्ती उसके स्केचेस के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं होता है कि पहले कुछ होता है और फिर वो उसको ड्रॉ करता है, बल्कि पहले वो ड्रॉ करता है और उसके बाद ही वो चीज़ होता है। रात को उसने बहुत सोचा, ऐसा क्या हो सकता है जो उन दोनों के लिए नॉर्मल तो नहीं है, पर दोस्ती में हो ही सकता है। उसने उस रात एक ड्राइंग बनाई जिसमें वो और वांग जी दोनों एक मार्केट प्लेस में बैठकर कुछ फूड शेयर कर रहे हैं। ऐसा होने का कोई चांस नहीं है,
क्योंकि वो दोनों तो ट्रेन में ही मिलते हैं, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, इसी में उनकी मुलाकात होती है। इसमें मार्केट कहाँ से आएगा? और अगर वांग जी उस मार्केट में चलने के लिए बोलेगा तो वो मना कर देगा। उस दिन उनका आर्ट रूम बंद था। जिन दोनों टीचर्स की जिम्मेदारी पर वो रूम खुलता है वो दोनों ही एब्सेंट थे। सुबह एक दो थियोरिटिकल क्लास करने के बाद उनके पास और कोई काम नहीं था। कुछ स्टूडेंट्स घर चले गए। विभूषण भी एक बार घर जाने का सोचता है, पर वो अभी घर चला जाएगा तो वांग जी से कैसे मिलेगा? वांग जी बेचारा उसे ढूंढता रहेगा। निये हुए संग ने कहा, क्यों ना हम मार्केट में घूमने जाएं? कुछ लड़के लड़कियां एक्साइटेड होकर राजी हो गए। ऐसे भी ये उनका लास्ट ईयर है। कुछ दिनों बाद सब पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे। एक दिन सबको मिलकर मस्ती तो करनी ही चाहिए। विभूषण भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया, क्योंकि वो उतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहता है। उसे तो शाम को वांग जी के साथ ही जाना है। उसका ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। अभी जितना टाइम है वो हर रोज वांग जी के साथ ही सफर करना चाहता है। सब मिलकर मार्केट में घूमने लगे। विभूषण उस मार्केट में इससे पहले कभी नहीं गया था। उसका एक क्लासमेट उन्हें मार्केट में बैठे एक कार्टूनिस्ट के पास ले गया। कुछ लड़के लड़कियों ने उनसे अपना कार्टून्स भी बनवाया। फिर उन लोगों को मार्केट में और भी आर्टिस्ट दिखे। वो लोग उनके बनाए आर्ट्स को भी देखने लगे। इधर उधर घूमने के बाद वो लोग एक पिक्चर हॉल के सामने जाकर पहुंचे। वो ऐसा पिक्चर हॉल है जिसमें लो ग्रेड वल्गर मूवीज दिखाई जाती है। इस टाइम भी ऐसी ही एक मूवी चल रही है। कुछ लड़के बहुत एक्साइटेड हो गए। वो लोग मूवी देखने के लिए बेचैन हो गए। लड़कियों को ऐसी जगह पर नहीं जाना था। विभूषण को भी ऐसी कोई मूवी नहीं देखनी थी। उसने कहा, उससे अच्छा हम कुछ खा लेते हैं। खाना तो सबको खाना ही था। जिनको जिनको मूवी देखनी थी वो लोग मूवी के टिकट्स लेकर आए और फिर सब मिलकर खाना खाने लगे। खाना खत्म करने के बाद मूवी देखने वाले चले गए और फिर लड़कियां भी घर चली गई। वो युवक्षा को तो अभी घर नहीं जाना था। उसने सोचा कि वो इस बिजी मार्केट प्लेस में बैठकर कुछ स्केचेस बना लेगा। एक अच्छा सा जगह देखकर वो बैठ गया। अपना बैग खोलकर जैसे ही वो अपना स्केच बुक निकालने गया, उसे उसका दूसरा स्केच बुक भी दिख गया। कल रात उसने जो ड्रॉ किया था वो तो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अजीब बात यह है कि आज वो खुद एक मार्केट प्लेस में बैठा है। अभी अभी उसने खाना भी खाया है, बस वांग जी के साथ नहीं। पर अभी तो वो और कुछ देर बैठेगा। हो सकता है कि वांग जी उसे यहाँ मिल जाए। वो अपने नॉर्मल स्केच बुक में स्केच करने लगा। आसपास बैठे लोग, सोता हुआ डॉग। फिर उसने नोटिस किया कि सामने खाली जगह पर कुछ लड़के कुछ सेटअप कर रहे हैं। कुछ देर में उन लोगों ने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया। देखकर लग रहा था कि कोई बैंड परफॉर्म करने वाली है, पर पता नहीं क्यों वो लोग अपना परफॉर्मेंस शुरू ही नहीं कर रहे थे। विभूषण ने अपना स्केच बुक उठा लिया और उन लड़कों को और उनके इंस्ट्रूमेंट्स को ड्रॉ करने लगा। ड्रॉ करते करते उसे समझ आया कि उनकी टीम पूरी नहीं है, इसलिए वो लोग शुरू नहीं कर पा रहे हैं। टीम में एटलीस्ट 2 लोग कम हैं। ड्रमर ने अपने ड्रम सेट कर लिया है। कीबोर्ड को भी सेट करके एक लड़का बजा रहा है। सैक्सोफोन और वायलिन लेकर भी 2 लड़के हैं, पर सामने 2 गिटार्स रखे हुए हैं जिन्हें बजाने वाला कोई नहीं है। विभूषण ने अचानक सोचा कि अगर वांग जी यहाँ एक गिटार बजा रहा होता तो कैसा होता। उसने उस बैंड वाले को बीच वांग जी को एक गिटार के साथ ड्रॉ किया। दूसरे गिटार के साथ भी उसने एक इंसान को ड्रॉ किया। उसकी ड्राइंग खत्म हो गई थी। वो बस उसको थोड़ा फिनिशिंग टच दे रहा था। अचानक उसे तेज गिटार की आवाज़ सुनाई दी। उसने नजरें उठाकर देखा कि ग्रुप में और 2 लोग आ गए हैं। दोनों अपने टीम मेंबर्स की तरफ घूमकर उनके साथ कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। दोनों लड़के विभूषण की तरफ पीछे घूमे हुए थे, इसलिए उसको उनका चेहरा नहीं दिखा। थोड़ी देर में उन लोगों ने अपना परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। दोनों लड़के गिटार बजाते हुए सामने घूम गए और उन दोनों का चेहरा देखकर विभूषण के हाथ से उसका स्केच बुक नीचे गिर गया। उसने अपना स्केच बुक उठाया तो उसे समझ आया कि उसने क्या किया है। उसके पहले वो अपने दूसरे स्केच बुक पर ही स्केच कर रहा था, पर बीच में उसने अपने स्केच बुक को नीचे रखा था और बाद में इस बैंड को ड्रॉ करने से पहले उसने बिना देखे अपना नया स्केच बुक उठा लिया था। बैंड वालों का परफॉर्मेंस चल रहा है। जो लड़का लीड सिंगर है उसके हाथ में एक गिटार है। उसका चेहरा वैसा ही है जैसा उसने ड्रॉ किया था, और दूसरा जो गिटारिस्ट है वो उसका दोस्त वांग जी है।
विवुक्षा को अब और कोई शक नहीं रहा। उसके हाथ का यह स्केचबुक सच में मैजिकल है। इसके सामने जो लिखा है उसको उसने हल्के में ले लिया था। क्रिएट योर ओन मैजिक। उसने मैजिक के सहारे अपने लिए एक दोस्त बना लिया है। विवुक्षा को अब स्टेशन तक जाने की कोई टेंशन नहीं है। वो जिसके साथ ट्रेन में बैठना चाहता है वो यहीं पर है। विवुक्षा अपने पीछे की तरफ देखता है। अनबिलीवेबली उसके पीछे का नज़ारा वैसा ही है जैसा उसने पिछली रात को ड्रॉ किया था। उसने फिर से उस म्यूजिक बैंड पर ध्यान दिया। वांग जी अपने हाथ में पकड़े गिटार को ऐसे एफर्टलेसली बजा रहा है जैसे कि वो उसे रेगुलर बजाता हो। पर वुक्शियान ने तो उसे कभी गिटार कैरी करते हुए नहीं देखा। वांग जी ने तो बताया था कि वो कोई भी ऑड जॉब कर लेता है क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, इसलिए उसे कोई परमानेंट जॉब नहीं मिलती है। पर उसने तो कभी नहीं बताया कि वो किसी बैंड में गिटार बजाता है। क्या वो आज ही बजा रहा है क्योंकि वुक्शियान ने अपने स्केचबुक में उसे गिटार बजाते हुए ड्रॉ किया है? ऐसा है तो ये बुक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वुक्शियान बैंड के गाने पर ध्यान देता है। वांग जी शायद सच में आज पहली बार उनके साथ बजा रहा है क्योंकि हर गाने से पहले लीड सिंगर उसे कुछ समझा रहा है। वुक्शियान ने उसे देखा पर वांग जी ने उसे नहीं देखा। वो तो अपने काम में बिजी था। जब लास्ट परफॉर्मेंस शुरू हुआ तब आसपास बैठे लोग उठकर उनके बॉक्स में पैसे देने लगे। कुछ लोगों ने पहले ही पैसे दे दिए थे। विभूषा भी अपना सामान बैग में भर लेता है और एक नोट निकालकर उन परफॉर्मर्स के सामने जाता है। बॉक्स में पैसे देते हुए उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने उसके पहले एक बार के लिए भी उस बॉक्स को नहीं देखा था, पर उसने उसी टाइम उधर देखा और उसकी नज़रें विभूषा की नज़रों के साथ मिली। फिर उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आया उसी को प्लीजेंटली सरप्राइज होना बोलते हैं। विभूषा फिर से अपनी उस जगह पर जाकर ही बैठ गया जहां वो अब तक बैठा था। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद बैंड वाले आपस में बातें करने लगे और थोड़ी देर बाद वांग जी दौड़ते हुए वुक्शिया के पास आया। फिर उसे इशारे से वेट करने के लिए कहकर वो फिर कहीं दौड़ कर गया। थोड़ी देर में वो 2 प्लेट स्नैक्स खरीद कर ले आया और उन प्लेट्स को वुक्शिया के हाथ में देकर वो उसके पास बैठ गया। फिर उसने इशारे से पूछा कि वुक्शिया वहाँ पर क्या कर रहा है। वुक्शिया ने कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा था? तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। वांग जी मुस्कुराकर वुक्शिया के हाथ से एक प्लेट ले लेता है और फिर स्नैक का एक टुकड़ा लेकर वुक्शिया के मुंह के सामने पकड़ता है। वुक्शिया ने बेझिझक उसके हाथ से वो स्नैक खा लिया और फिर उसने अपने प्लेट से एक स्नैक वांग जी को खिला दिया। आज उसने अपने मैजिकल स्केचबुक से कुछ ज़्यादा ही मैजिक करा लिया है। मार्केट में बैठकर खाना शेयर करना और वांग जी का गिटार बजाना। वांग जी बोल नहीं पाता है, इसलिए खाते टाइम वुक्शियान ने कोई बात नहीं की। वुक्शियान ने तो थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था, पर वांग जी शायद भूखा था। वुक्शियान ने उसे ही ज़्यादा खिला दिया। वैसे भी वो फूड तो वांग जी ही खरीद कर लाया था। खाना खत्म करके वांग जी ने पूछा कि वुक्शियान को कुछ और खाना है या नहीं। वुक्शियान ने मना कर दिया तो वांग जी ने अपना नोटबुक निकाल लिया। मुझे आज उस बैंड के साथ गिटार बजाकर पैसे मिले हैं। मेरे पास पैसे हैं। आपको जो खाना है मैं आपको खिलाऊंगा। वांग जी, वुक्शियान ने कहा, सारे पैसे आज ही खत्म कर दोगे क्या? मैंने अभी अभी खाना खाया था। मुझे एक और जॉब मिली है, वांग जी ने लिखा, एक डांस स्कूल में पियानो बजाने का। यह तो बहुत अच्छी बात है, वुक्शियान ने कहा। तुम्हें और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है? वांग जी ने एक बार वुक्शियान की तरफ देखा और फिर उसने लिखा, पियानो और गिटार ही अच्छा बजाता हूँ। तो तुम्हारा गिटार कहाँ है? वुक्शियान ने पूछा। वांग जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर गर्दन हिलाकर बताया कि नहीं है, उसके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई, जिसे देखकर वुक्शियान कुछ बोलने गया, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही वांग जी का चेहरा फिर से नॉर्मल हो गया। ना ज़्यादा हंसी और ना ही दुखी। वुक्शियान ने कुछ नहीं कहा। लान वांग जी ने अपने नोटबुक पर लिखा, आपको मेरा गिटार बजाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, वुक्शियान ने कहा। पर तुम मुझे आप क्यों बोलते हो? हम दोनों तो शायद एक ही उम्र के हैं। कितने साल के हो तुम? वांग जी ने बताया कि वो 21 साल का है। तो तुम मुझे तुम बोलो ना, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ। हम दोनों दोस्त हैं ना, वुक्शियान ने कहा। वांग जी ने अपनी गर्दन ऊपर नीचे किया। वुक्शियान ने 10 की जगह 12 स्केचेस बनाए और उसके टीचर्स को उसकी स्टोरी अच्छी लगी। स्टोरी सिंपल है,
पर वो एक फ्रेंडशिप की बात कर रही है। और ऐसे दोस्ती की स्टोरीज तो टाइमलेस होती है। कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस भी नेचुरल है और स्केचेस के पर्सपेक्टिव भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्ती ट्रेन में हुई और फिर ट्रेन से बाहर भी वो बरकरार रही। लास्ट में एक कैरेक्टर ने कुछ हासिल भी किया। ओवरऑल देखा जाए तो टीचर्स उसके काम से खुश थे। वुईवुक्संग के स्केचेस देखते हुए नियो हुएसंग ने कहा, तुमने इसका नाम फ्रेंडशिप इन द ट्रेन रखा है, पर मुझे लग रहा है कि इसका नाम रोमांस इन द ट्रेन होना चाहिए था। क्या? रोमांस? तुम्हें इसमें रोमांस कहाँ से दिख गया? देखो, दोनों कैरेक्टर्स ही मेल है, वुईवुक्संग ने कहा। दो मेल कैरेक्टर्स में भी तो रोमांस हो सकता है ना? नियो हुएसंग ने आंख मारते हुए पूछा। रियली? ऐसा हो सकता है? वुईवुक्संग ने पूछा। क्यों नहीं? ये तुम हो ना, और ये तुम्हारा वो दोस्त, नियो हुएसंग ने पूछा। जिस तरीके से तुम उसकी तरफ देख रहे हो, उसे तो लगता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। अरे, वो तो मैं उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वुईवुक्संग ने कहा। वो बोल नहीं पाता है ना? अगर वो बोल नहीं पाता है तो तुम दोनों क्या बातें करते हो? नियो हुएसंग ने पूछा। मैं ही बोलता रहता हूँ। वो तो ज़्यादातर टाइम मेरी ड्राइंग्स ही देखता है और मेरी बातें सुनता रहता है, वुईवुक्संग ने कहा। अच्छा, तो तुम्हारा वो दोस्त क्या करता है? नियो हुएसंग ने पूछा। वो एक डांस स्कूल में पियानो बजाता है, वुईवुक्संग ने कहा। वांग जी ने उसे बताया है कि वो बिल्कुल अकेला है। वो तो बोल भी नहीं पाता है और उसका कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं है, इसलिए उसे कोई अच्छा जॉब भी नहीं मिल सकती। इसलिए वो अलग अलग तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता है। पर वुक्संग ये सब बातें नियो हुएसंग को नहीं बताता है। उसे पियानो बजाना आता है? नियो हुएसंग ने पूछा। हाँ, और गिटार भी, वुईवुक्संग ने कहा। तब तो वो किसी अच्छे घर से बिलोंग करता होगा। गिटार तो फिर भी ठीक है, पियानो बजाने के लिए उसे प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ी होगी, नियो हुएसंग बोलता है। वुईवुक्संग सोच में पड़ जाता है। ये बात तो उसने सोचा ही नहीं था। वो तो कह रहा था कि उसका कोई नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो उसने पियानो कहाँ से सीखा होगा? शायद किसी ने उसे ऐसे ही फ्री में सिखा दिया होगा। अगर उसके पास पैसे होते तो वो कोई कॉलेज में नहीं पढ़ता। पियानो सीखने से तो वो अच्छा ही होता। वुईवुक्संग ये सब सवाल पूछकर वांगजू को परेशान नहीं करना चाहता है। उसके बारे में इतना ज़्यादा जानकर वो करेगा भी क्या? वो दोनों तो बस रास्ते में बने दोस्त हैं। कुछ महीनों में उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। तब तो वह अब जिस ट्रेन से आता जाता है उसमें ट्रैवल नहीं करेगा। तब तो उन दोनों में ऐसे मुलाकातें भी नहीं होगी। उस रात सोते टाइम उसे नियो हुएसंग की बातें याद आई। रोमांस? अगर वांग जी के साथ उसका रिश्ता दोस्ती का ना होकर कुछ और होता? ये वो क्या सोच रहा है? वांग जी बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है, पर वो उसी की तरह मेल है। उन दोनों में प्यार कैसे हो सकता है? पर शायद हो सकता है, वुईवुक्संग ने सोचा। अगर वो चाहे तो शायद उन दोनों में रोमांटिक रिलेशनशिप बन सकता है। उसके पास वो मैजिकल स्केच बुक जो है, जब से उसका वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया है तब से उसने उस स्केच बुक में कुछ नहीं बनाया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उस स्केच बुक में जैसा ड्रॉ करता है वैसा ही कुछ हो जाता है। वांग जी के साथ उसकी दोस्ती भी तो वैसे ही हुई है। मान लो जैसे उसने कुछ विश किया और वो हो गया। उसने जैसे जैसे वांग जी को इमेजिन किया वो वैसा ही बन गया। उसके कैरेक्टर को तो उसने इमेजिन नहीं किया है और उसके पास्ट को भी नहीं, पर उसके लुक को उसने जैसा इमेजिन किया था वो हूबहू वैसा ही निकला। ये बात कोइंसिडेंस भी हो सकता है। शायद उसने ट्रेन में पहले कभी उसे देखा था, शायद उसका चेहरा उसके सबकॉन्शियस माइंड में था, या फिर किसी और रेफरेंस से उसे ऐसे चेहरे का आइडिया आया। शायद वह किसी फेमस इंसान की तरह दिखता है, शायद किसी मूवी या नॉवेल के कैरेक्टर के जैसा। वैसे वो है बहुत सुंदर, खासतौर पर जब वो वुक्संग को देखता है और उसका चेहरा चमक उठता है, उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है, तब वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। वो कुछ बोलकर अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पाता है, पर उसका चेहरा बोलता है कि वो वुक्संग से मिलकर बहुत खुश होता है। पर कहीं ये सब वुईवुक्संग की खुद की चाहत तो नहीं? अगर ऐसा है तो क्या वुक्संग के चाहने पर वो वुक्संग से प्यार भी करेगा? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। और ऐसे भी वुक्संग ऐसे धोखे से उसका प्यार पाना नहीं चाहता है। पर उसने प्यार के बारे में सोचा ही क्यों? क्या उसे सच में वांग जी का प्यार चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस निये हुए संग ने उसके दिमाग में ये सब डाला है।
वही वुक्शा बिस्तर पर लेटे लेटे वांगजी के बारे में ही सोचता रहा, और ना चाहते हुए भी प्यार के बारे में भी। अगर वो वांगजी को बताता है कि वो उसे चाहता है, उससे प्यार करता है, तब वांगजी कैसे रिएक्ट करेगा? शायद वो उससे कभी बात नहीं करना चाहेगा। पर क्या तब भी वही वुक्शा उस स्केच बुक के हेल्प से वांगजी को हासिल कर पाएगा? वही वुक्शा ने कुछ दिनों तक अपने उस मैजिकल स्केच बुक पर कुछ ड्रॉ नहीं किया, पर वांगजी से उसकी मुलाकात रोज होती रही। वांगजी उसे बताता रहता है कि कब उसका बैंड कहाँ पर परफॉर्म करने वाला है। वुक्शा कभी जाता तो नहीं है, उसे अपने पेंटिंग्स पर ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अभी उसका फाइनल टर्म खत्म होने ही वाला है। उससे पहले उसे अपनी सारी पेंडिंग पेंटिंग्स को ख़त्म करके सबमिट करना है और फिर उन सबको अपने घर ले जाना है। पर इतने सारे कैनवासेस वो ट्रेन से घर नहीं ले जा पाएगा, और वो अकेला इन सब को मैनेज भी नहीं कर पाएगा। उसे किसी की मदद लेनी पड़ेगी और शायद एक कार बुक करना पड़ेगा। इस काम में शायद वो वांगजी से मदद ले सकता है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। वो एक स्केच बना देगा तो वांगजी दौड़ते हुए उसकी मदद करने आ जाएगा। कुछ दिनों से उक्सिया का बहुत मन हो रहा है कि वो वांगजी का हाथ पकड़े। एक दिन उससे रहा नहीं गया तो उसने अपनी उस मैजिकल स्केच बुक को निकाल लिया। इस स्केच बुक को अब वो अपनी अलमारी में छुपा कर रखता है, कुछ दूसरे से बचाने के लिए और कुछ अपने आप से बचाने के लिए। वही वुक्शा आज और खुद को रोक नहीं पाया। वो सच में वांगजी को चाहने लगा है, पर वो ये बात कैसे उससे कहेगा? वो दोनों तो ऐसे भी सिर्फ ट्रेन में और स्टेशन में मिलते हैं। इन जगहों पर वो कॉन्फेस नहीं कर पाएगा, और कॉन्फेस करेगा तो शायद रिजेक्शन ही मिलेगा। मैजिक के जरिए वांगजी का प्यार पाना भी उसे ठीक नहीं लग रहा है। पर वो कुछ और तो कर ही सकता है ना, जैसे कि हाथ पकड़ना, आसपास कहीं घूमने जाना, जैसा उस दिन वो दोनों मार्केट में मिले थे। आज उक्सिया ने फाइनली उस स्केचबुक को यूज़ कर ही लिया। उसने उसमें सिर्फ 2 हाथ बनाए, एक उसका और दूसरा वांगजी का। अब तक तो उसने बहुत बार वांगजी के हाथों को देख लिया है। उसने अपने दूसरे स्केचबुक में उनके स्केचेस भी बनाए हैं। वांगजी के हाथ उसके हाथों से बिल्कुल अलग है। उक्सिया के हाथ तो आर्टिस्ट के हाथ हैं। पेंसिल पकड़ पकड़ कर किसी किसी जगह पर स्किन थोड़े दब गए हैं, और गिटार बजाने की वजह से वांगजी की उंगलियों में कट है। पर वो हाथ जैसे भी हैं, उक्सिया उनको महसूस करना चाहता है। उसने दोनों के फिंगर्स को इंटरलॉक्ड बनाया। क्या कल ऐसा कुछ हो पाएगा? स्केच को पूरा करके उक्सिया ने उस स्केचबुक को फिर से छुपा कर रख दिया और फिर बिस्तर पर लेटकर उस पल को इमेजिन करने लगा जब उसे वांगजी के हाथ को छूने का मौका मिलेगा। एक्साइटमेंट में बहुत देर तक उसे नींद भी नहीं आई। अगले दिन कॉलेज जाते टाइम जब वह वांगजी से मिला तब उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वह वांगजी को पसंद करता है, पर क्या वांगजी भी उसे पसंद करता है? वांगजी उसके साथ मिलकर खुश होता है, ये तो उक्सिया को समझ आता है। पर वो तो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसका कोई और दोस्त नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर्स भी नहीं है, और शायद दूसरे लोगों को उसकी बात समझ नहीं आती है, इसलिए कोई उसके साथ बात करना नहीं चाहता है। उक्सिया ही शायद एकलौता ऐसा इंसान है जिसे उसके इशारे भी समझ आ जाती हैं। शायद इसलिए वो उसे देखकर खुश होता है। उक्सिया कभी भी उससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। उनमें नॉर्थ स्टेशन पर उतरकर वो कहाँ जाता है ये भी उक्सिया ने कभी नहीं पूछा। आज उसने उससे ये सवाल पूछ ही लिया। वांगजी ने जिस जगह का नाम लिया वो जगह स्टेशन के पास ही है। तुम अकेले रहते हो? उक्सिया ने पूछा। वांगजी ने गर्दन ऊपर नीचे किया। तुम्हारे पेरेंट्स? उक्सिया ने पूछा। वांगजी का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। उसने अपने गर्दन को दोनों साइड हिलाया। वो ये उक्सिया को समझ आया कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं। उसने कहा, मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं, मैं अपनी दीदी जया जी के घर में रहता हूँ। दोनों ने और भी बहुत सारी बातें की। वांगजी ने अपनी नोटबुक में लिखा, आप। फिर उसने आप को काट कर लिखा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? तुम्हारे घर? वही उक्सिया ने पूछा। आज शाम को ही चल सकता हूँ, वीकेंड पर हम कहीं और भी घूमने जा सकते हैं। वांगजी का चेहरा चमक उठा। पर हम अभी कहीं दूर नहीं जा सकते, उक्सिया ने कहा। अभी आसपास 2-3 घंटे के लिए घूम आएंगे, और जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब हम 2-3 दिन के लिए गोल्डन बीच घूमने जा सकते हैं। वांगजी ये बात सुनकर खुश हुआ, पर अपनी बात ख़त्म करने के बाद उक्सिया ने कुछ रियलाइज़ किया। उसने गोल्डन बीच कहा, माना उनके शहर से गोल्डन बीच ही नियरेस्ट बीच है और सब लोग वहाँ घूमने भी जाते हैं, पर वो जगह थोड़ा सा बदनाम है। लोगों का कहना है कि उस जगह पर अनमैरिड लोग अपने लवर्स के साथ जाते हैं।
मतलब शादी से पहले वाले हनीमून के लिए वो जगह अच्छा है, बजट फ्रेंडली और नज़दीक। उक्षिया को शर्म आई। क्या वो परवर्ट हो गया है? वांगजी को शायद कुछ समझ ही नहीं आया। वो तो नॉर्मल है। शायद उसने ये उम्मीद ही नहीं की है कि उक्षिया खुद एक लड़का होने के बावजूद उसके बारे में ये सब सोच रहा है। नहीं, उक्षिया ने ऐसा कुछ सोचकर उस बीच का नाम नहीं लिया था। वो तो बस वांगजी के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहता है। पर अब जब उसने गोल्डन बीच का नाम ले ही लिया है तो क्या कर सकते हैं। वो युवक्षण ने सोचा कि वो अब कुछ और लालच नहीं करेगा। वैसे भी उसने बस हाथ पकड़ना ही ड्रॉ किया है, इससे आगे वो और कुछ नहीं मांगेगा। दोस्त लोग भी तो कभी कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ना। उसने जो ड्रॉ किया है उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो ऐसे ही नॉर्मली वांगजी के हाथ को अपने हाथ में लेना चाहेगा तो शायद वांगजी मना नहीं करेगा। शाम को घर लौटते टाइम उक्षां किसी और ख्याल में था। ट्रेन से उतरकर वो वांगजी को बाय बोलकर जाने लगा। वांगजी ने उसकी कलाई पकड़ ली। वही उक्षां रुक गया। वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा है? नहीं, उसने उसकी कलाई पकड़ी है। वही उक्षां पीछे घूमकर मुस्कुराता है। क्या हुआ? उसने पूछा। लान वांगजी इशारा करने लगा। तुमने कहा था कि तुम आज मेरे घर चलोगे। आज नहीं वांगजी, उक्षां अपने दिल को थामते हुए बोलता है। आज मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी है। कल एक थ्योरी टेस्ट है। वांगजी ने गर्दन नीचे करके उक्षां की कलाई छोड़ दी। परसों कैसा रहेगा? उक्षां ने पूछा। मेरी छुट्टी है, तुम्हारा कोई शो तो नहीं है ना? वांगजी मुस्कुराकर गर्दन हिलाता है। मैं सोच रहा था कि उस दिन हम उस लेक साइड पार्क में जाएं। स्प्रिंग के टाइम वो पार्क बहुत सुंदर हो जाता है। उसके बाद वापस आते टाइम मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। ये ठीक रहेगा ना? उक्षां ने पूछा। वांगजी ने गर्दन हिलाकर सहमति जताई। उक्षां मुस्कुराकर उससे विदा लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। वांगजी बेचैनी के साथ उसकी तरफ देखता है। वो थोड़ा परेशान भी दिख रहा है। पर जब 2 दिन बाद उक्षां सच में उसे लेकर घूमने गया तब वांगजी बहुत खुश हो गया। दोनों पार्क में घूमने गए। थोड़ी देर इधर उधर घूमकर दोनों एक जगह पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वो युवक्षां कॉशस है। वो अपने दिल के अजीब चाहतों को बाहर निकलने नहीं देना चाहता है। वांगजी थोड़ी थोड़ी देर में अपनी नोटबुक में कुछ ना कुछ लिख रहा है और उक्षां के चेहरे के सामने पकड़ रहा है। उक्षां भी उसकी सारी बातों का जवाब दे रहा है। थोड़ी देर इधर उधर देखकर उक्षां ने कहा, यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। तुम स्केचबुक लाए हो ना? वांगजी ने इशारे से पूछा। हाँ, लाया तो हूँ, उक्षां ने कहा। तो ड्राइंग बनाओ ना, वांगजी ने इशारा किया। मैं ड्राइंग करने लगूंगा तो तुम बोर तो नहीं होंगे ना? उक्षां ने पूछा। नहीं, वांगजी ने गर्दन हिलाया। उक्षां आज वाटर कलर्स लाया है। अपने कलर्स और स्केचबुक निकालकर वो पेंट करने लगा। वांगजी चुपचाप बैठकर उसे देखने लगा। उक्षां ने कहा, तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। मेरा मतलब है कि तुम लिखो, मैं पढ़ लूंगा। वांगजी ने धीरे से अपनी नोटबुक को उक्षां के स्केचबुक के पास रखा। उसकी नोटबुक पर एक नज़र डालकर उक्षां ने कहा, तुम बहुत सुंदर दिखते हो, किसी फिल्मी हीरो के जैसे। वांगजी ने अपनी नोटबुक को उठा लिया और उसे फिर से रखा। तुम्हारी ड्राइंग तो मैंने बनाई है, उक्षां ने कहा। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी और ड्राइंग्स बना दूंगा, वांगजी को नोटबुक में नज़र डालकर उक्षां ने कहा। वांगजी ने उसके बाद और कुछ नहीं कहा। उसे चुप देखकर उक्षां ने पूछा, क्या हुआ, कुछ और नहीं बोलोगे? वांगजी ने कुछ नहीं कहा। वो पेड़ के ट्रंक पर ठेस लगाकर बैठ गया। बैठे बैठे वो उक्षां को देखता रहा। थोड़ी देर में उक्षां की पेंटिंग बन गई। उसने उस पेंटिंग को वांगजी के सामने पकड़ा। देखो तो, ये कैसी बनी है? उसने कहा। वांगजी ने पेंटिंग की तरफ देखा। लेक के साइड एक पेड़ के नीचे 2 इंसान बैठे हैं। एक पेंटिंग कर रहा है और दूसरा मुंह में एक घास चबाते हुए पेड़ के ऊपर ठेस लगाकर बैठा है। पेंटिंग देखकर वांगजी का चेहरा चमक उठा। उक्षां ने कहा, तुम चाहो तो ये पेंटिंग ले सकते हो, इसको मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। वांगजी बहुत खुश हुआ। उसने थैंक्स कहा, पर साथ में उसने ये भी कहा कि अगर उक्षां उसका एक पोर्ट्रेट बना देगा तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बना दूंगा, उक्षां ने मुस्कुराकर कहा। वांगजी मुस्कुराकर उक्षां के गोद में सर रखने आ गया। उक्षां चौंक उठा। उसकी बॉडी स्टिफ हो गई, पर वो रेजिस्ट नहीं कर पाया। उसके गोद में सर रखकर वांगजी ने उसके चेहरे की तरफ देखा। वाओ, उसने कहा, पर उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। जब जब वांगजी उक्षां को देखता है तब तब उसके मुंह से यही शब्द निकल आती है,
पर वो अपने मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता है, इसलिए उक्षां को उसकी कही गई वाव सुनाई नहीं दी। उसके लिप्स को हिलते देख उसने पूछा, क्या लाऊं? वांगजी ने गर्दन हिला दिया। वो कुछ लाने के लिए नहीं बोल रहा है, वो तो बस उक्षां की ब्यूटी की तारीफ कर रहा है, और उसे जो चाहिए वो तो उसके आंखों के सामने ही है। उक्षां ने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो वांगजी को छूने से अपने आप को रोक नहीं पाया। वो बहुत प्यार से वांगजी के बालों को सहलाने लगा। उसके मन में जो है वो बस वही जानता है, पर यह लड़का शायद इनोसेंट है। इसे घर में किसी का प्यार नहीं मिलता होगा, इसलिए वो उक्षां से प्यार मांग रहा होगा। जिस तरीके का प्यार उक्षां चाहता है ये शायद उससे अलग है। तभी चाय वाले की आवाज़ सुनाई दी। चाय पियोगे? उक्षां ने पूछा। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें बहुत भूख भी लगी है। मेरे बैग में स्नैक्स है। वांगजी जल्दी से उठकर बैठ गया। भूख तो उसे थोड़ी थोड़ी लगी ही है, और प्यास भी, पर खाने से ज़्यादा उसे इस वक्त किसी और चीज़ की तलब लगी है। कितना अच्छा होता अगर वो उक्षां के होठों से रस पी पाता और स्नैक्स के तौर पर उक्षां को खा पाता। इतने दिन तो हो गए हैं, अभी तक तो उक्षां को उससे प्यार हो ही गया होगा। उससे और इंतजार नहीं हो रहा है, और उसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आज ही उसे उक्षां से अपने दिल की बात करनी है। क्या ये जगह उस तरीके की बात के लिए ठीक है? उक्षां ने बैग से केक निकाला और चाय वाले से चाय खरीद लिया। लानवांगजी चुपचाप खाने लगा। वो कुछ बोल नहीं पाता है, ये उसकी एक मजबूरी है। अगर वो बोल पाता तो अब तक वो उक्षां से पूछ लेता कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। उसने उक्षां के लिए एक सॉन्ग भी कंपोज किया है, पर वो उस सॉन्ग को गा नहीं सकता। अगर वो गा पाता तो अब तक शायद उक्षां उसे थोड़ा ज़्यादा पसंद करता। मेरे घर चलकर मेरा एक पोर्ट्रेट बना दो, वांगजी ने अपनी नोटबुक में लिखा। चलो, उक्षां ने कहा। वांगजी के किराए का छोटा सा कमरा, उसी कमरे में वो खाना भी बनाता है। ज़्यादा कोई बर्तन भी नहीं है उसके पास। एक सिंगल बेड के सिवा उसमें कोई फर्नीचर भी नहीं है। एक साइड कुछ कपड़े रखे हुए हैं। घर में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तुम यहाँ कितने दिनों से हो? उक्षां ने पूछा। वांगजी ने 3 उंगली दिखाई। 3 साल? उक्षां ने पूछा। वांगजी ने गर्दन हिला दिया। 3 महीने? उक्षां ने पूछा। वांगजी ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। लगभग 3 महीने पहले ही तो उक्षां उससे मिला था। उसने पूछा, उससे पहले तुम कहाँ रहते थे? वांगजी थोड़ी देर के लिए चुप रहा, और उसके बाद उसने नोटबुक में लिखा, गुशु। गुशु? तुम इतने दूर से यहाँ आए हो? क्यों? और फिर यूनमिंग नॉर्थ में रहकर रोज साउथ में क्यों आते जाते रहते हो? इससे अच्छा तो तुम साउथ में ही रह जाते, उक्षां ने कहा। तो मेरी तुमसे मुलाकात कैसे होती? वांगजी ने लिखा। हाँ वो ही तो, उक्षां मुस्कुराता है। पर मुझसे मुलाकात ना होती तो क्या होता? तो मेरा पोर्ट्रेट कौन बनाता? वांगजी ने कहा। अच्छा अच्छा, तुम इस जगह पर बैठो, यहाँ लाइट आ रही है, जल्दी करते हैं, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, उक्षां ने कहा। वांगजी उसकी दिखाई गई जगह पर जाकर बैठ गया। उक्षां ने पूछा, पेंसिल स्केच बना दूं या फिर वाटर कलर? वांगजी ने कहा कि उसे नहीं पता। उक्षां जिसमें कंफर्टेबल है वो उसी में बना सकता है। फिर उसने अपने शर्ट के कुछ बटन्स खोल दिया और वो स्केच के लिए पोज देने लगा। अच्छा एक बात बताओ, पोर्ट्रेट बनाना है या फुल बॉडी? उक्षां ने पूछा। वांगजी ने जल्दी से शर्ट के बटन्स लगा लिए। उन्हें खुले रहने दो, उक्षां ने कहा। और तुम्हारा वो पोज अच्छा था, तुम एकदम इंग्लिश मैगजीन के मॉडल के जैसे लग रहे थे। ये बात सुनकर वांगजी ने मुंह बना लिया। मैं सच बोल रहा हूँ, उक्षां ने कहा। चलो अब ठीक से बैठो, मैं शुरू करने वाला हूँ। वांगजी ठीक होकर बैठ गया। पहले जैसे बैठे थे वो ज़्यादा अच्छा था, फेस को थोड़ा ऊपर करके, उक्षां ने कहा। किसी अच्छे मॉडलिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें अच्छा काम मिल सकता है। वांगजी ने कुछ नहीं कहा। उसे पता है कि ऐसा हो सकता है, पर वो सब करना उसका गोल नहीं है। उसका गोल तो उसके सामने खड़ा यह इंसान है। वांगजी फिर से अपने चेस्ट को थोड़ा ओपन करके बैठ गया और उक्षां उसकी स्केच बनाने लगा। क्या वांगजी जानता है कि इस वक्त वो कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है, या फिर वो अनजान है? ऐसे तो उक्षां की नज़र में वो हर वक्त सेक्सी है। इतना एफर्टलेसली कोई कैसे इतना सेक्सी लग सकता है, ये उक्षां को पता नहीं है। वांगजी की स्केच बनाते बनाते उक्षां की बॉडी गर्म होने लगी। शुरू में उसे समझ नहीं आया, उसे लगा कि वेदर गर्म होने की वजह से उसे गर्मी लग रही है। पर थोड़ी देर में उसे समझ आया
कि उसे वेदर की वजह से नहीं, वांग जी की वजह से गर्मी लग रही है। वो इतना परवर्ट कैसे बन गया? वो तो पहले ऐसा नहीं था। आर्ट कॉलेज में तो पिछले 4 सालों में उसने कई न्यूड मॉडल्स देखा है। उनको देखकर तो उसे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। उसे वांग जी के चेस्ट के बस थोड़ा सा हिस्सा ही दिख रहा है, उसी से वो एरोज्ड हो गया है। ये ठीक नहीं है। वो एक आर्टिस्ट है, उसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है। अपने मॉडल को देखकर वो एरोज्ड हो जाएगा तो कैसे चलेगा? उसने जल्दी से अपना स्केचबुक बंद कर लिया और फिर उसे बैग में डालने लगा। बाकी का फिर कभी कर लेंगे, उसने कहा। वांग जी उठकर उसके सामने आ गया और पूछने लगा कि अचानक क्या हो गया, पर रुक्सिया ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। सामान पैक हो गया तो वो निकल कर जाने लगा, पर उसके डोर तक पहुंचने से पहले वांग जी डोर के सामने जाकर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मुझे अभी जाने दो वांग जी, मैं कल तुमसे बात करूंगा, कहते हुए रुक्सिया उसे साइड करने की कोशिश करता है। पर वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। रुक्सिया का दिमाग घुमा हुआ था, उसे वांग जी की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है, मुझे प्लीज अभी जाने दो। ये बात सुनकर वांग जी के हाथ की पकड़ थोड़ी लूज हो गई, पर उसने वुक्शिया का हाथ पूरी तरीके से नहीं छोड़ा। वो वुक्शिया के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और उसे एक बार उसकी बात को समझने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। लिख कर बताओ, वुक्शिया ने कहा, मुझे इस वक्त तुम्हारे इशारे समझ नहीं आ रहे हैं। वांग जी वुक्शिया का हाथ पकड़कर उसे बेड के पास ले गया। उसे बेड पर बिठाकर उसने अपनी नोटबुक निकाल ली। फिर उसे वुक्शिया के सामने रखकर वो लिखने लगा। मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं सकता। तुम्हें तो शुरू से ही पता है ना कि मैं बोल नहीं सकता, तो फिर तुम आज मुझसे मुंह क्यों फेर रहे हो? मेरे पास कुछ नहीं है देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूंगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैं बोल नहीं पाता हूँ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम प्लीज़ मुझे ऐसे ठुकरा कर मत जाओ। वांग जी लिखे जा रहा था और वुक्शिया उसके साथ साथ वो पढ़े जा रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलेगा। वांग जी, उसने कहा, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? क्या चाहते हो तुम? मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। मैं सच्चे मन से तुमसे प्यार करता हूँ, वांग जी ने लिखा। कैसा प्यार? जैसा एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है? उक्षान ने पूछा। नहीं, जैसा एक प्रेमी अपने प्रेमी से करता है, वांग जी ने लिखा। तुमने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरी फिगर अच्छी है और मैं अच्छा दिखता हूँ। क्या वो सब बस मुझे बहलाने के लिए बोल रहे थे, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं निकम्मा हूँ? पर वांग जी, हम दोनों ही तो लड़के हैं ना, हम दोनों में प्यार कैसे हो सकता है? उक्षिया ने पूछा। वांग जी ने अपने लेफ्ट हैंड से उक्षिया का राइट हैंड पकड़ लिया और फिर उसकी उंगलियों के साथ अपनी उंगलियों को इंटरलॉक कर लिया। उसने अपनी नोटबुक पर लिखा, देखो तुम्हें कुछ फील हो रहा है या नहीं? वांग जी की उंगलियों के साथ अपनी उंगलियों को इंटरलॉक होते देख उक्षिया का दिल पहले से और ज्यादा तेज धड़कने लगा। वांग जी ने उसे नोटबुक दिखाया और फिर अपने राइट हैंड से उक्षिया का लेफ्ट हैंड पकड़कर उसे अपने चेस्ट के ऊपर रखा। उक्षिया को वांग जी के दिल का शोर महसूस होने लगा। उसने बेचैन होकर वांग जी की तरफ देखा, पर उसकी नज़र वांग जी के होठों के ऊपर जा ही नहीं पाई। वांग जी के रसीले होंठ को देखकर उसने अपनी जीभ से अपने होठों को चाट लिया। वांग जी ने यह नोटिस किया तो उसने उसके चेहरे को पकड़ लिया और फिर उसने अपने होठों को उक्षिया के होठों के साथ टच करा दिया। उक्षिया ने उसे धक्का दिया। खिड़की खुली है। वांग जी कूद कर उठा और जल्दी से खिड़की बंद करके आया। फिर वो उक्षिया के पास वापस आया। इस बार उक्षिया ने उसे कुछ भी करने से नहीं रोका। उक्षिया बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी ने उसके दोनों पैरों के बीच बेड के ऊपर अपना एक घुटना रखा और फिर उक्षिया के सर को पकड़कर अपनी जीभ को उसके माउथ के अंदर भेज दिया। उक्षिया ने अपनी मैजिकल स्केचबुक में सिर्फ इंटरलॉक्ड फिंगर्स ही बनाया था, पर अब तो उनके होंठ भी इंटरलॉक्ड हो गए और साथ में उसे वांग जी का कॉन्फेशन भी मिला। उसने जितना चाहा था उसे तो उससे ज़्यादा ही मिल गया। शायद ये कोई बोनस है, शायद उसने मैजिक का कोई लेवल पार कर लिया होगा। बहुत देर तक किस करने के बाद वांग जी ने उक्षिया के चेहरे को अच्छे से देखा। उसका बहुत मन हो रहा था कि वो उक्षिया को उसका नाम लेकर बुलाए, पर वो ये नहीं कर सकता। उसने उक्षिया के सर को अपने सीने से लगा लिया। वह अपनी वॉइस से उक्षिया को नहीं बता सकता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, पर उसके दिल की धड़कनें तो उसे बता सकती है ना। वांग जी के कमर को टाइटली पकड़कर वही उक्षिया उसके दिल की धड़कनें सुनता रहा। प्यार एक अजीब एहसास है। अपने पसंद के इंसान के दिल की धड़कनें सुनकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है
जैसे कि सब कुछ रुक जाए और इसी पल में सारी जिंदगी गुजर जाए। 3 महीने पहले तक तो वो वांग जी को जानता भी नहीं था, पर अब उसके सिवा जिंदगी को सोचना भी मुश्किल लग रहा है। वांग जी भी wuxian को अपने सीने से लगाकर खुशी के 7वें आसमान तक पहुंच गया। उसका यहाँ इतने दूर आना बेकार नहीं गया। wuxian ने उसे उसकी कमियों के साथ अपना लिया है, पर वो wuxian के साथ धोखा नहीं करना चाहता है। वो उसे अपनी सच्चाई बताना चाहता है, पर आज उसके लिए ठीक टाइम नहीं है। आज तो बड़ी मुश्किल से उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया है। आज वो सब बताने से wuxian गुस्सा हो सकता है, तब तो उसकी इतनी सारी मेहनतें बेकार हो जाएगी। थोड़ा टाइम और गुजरने देना चाहिए। उसके साथ wuxian का बंधन थोड़ा और मजबूत होने देना चाहिए। प्यार के धागे बहुत कच्चे होते हैं, इसके ऊपर एक साथ ज़्यादा प्रेशर डालना ठीक नहीं है। 1-2 हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। पहले पहले प्यार में इंसान अपना सुध बुध खो देता है। उस टाइम सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। wuxian भी अपने मैजिकल स्केचबुक के बारे में भूलकर अपनी पेंटिंग और अपने प्यार में ही बिजी रहने लगा। वो दोनों पहले की तरह साथ ट्रेन में सफ़र करने लगे और अपना अपना काम करने लगे, पर अब का सफ़र थोड़ा पहले से अलग है। रात को अपने घर जाने से पहले wuxian हर रोज़ वांग जी के किराए के रूम में जाने लगा। थोड़ी देर एक दूसरे की बाहों में खो जाना और फिर एक दूसरे के मुंह के टेस्ट को अपनी जीभ में लेकर अलग होना। फिर एक वीकेंड आ गया। वीकेंड में वांग जी थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता है। वीकेंड में बैंड की कमाई भी ज़्यादा होती है और डांस क्लासेस में भी एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं। wuxian ने उसे कहा है कि उसे वीकेंड में काम ही करना चाहिए, इससे उसे भी पढ़ाई करने का टाइम मिलेगा। पर दोनों एक दिन भी एक दूसरे से बिना मिले रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए wuxian ने कहा कि वो रात को उसे मिलने आएगा। wuxian घर में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ते पढ़ते बार बार उसे वांग जी की याद आ रही थी। वांग जी के साथ अब तक वो जितना क्लोज हुआ है, सब उसे बहुत अच्छा लगा है, पर अब वो और भी कुछ करना चाहता है। थोड़ा और करीब जाना, थोड़ा और ज़्यादा इंटीमेट हरकतें, थोड़ा और ज़्यादा एक दूसरे में घुल जाना, थोड़ा और प्लेजर, एक दूसरे की बॉडी के अनदेखे अनछुए हिस्सों को देखना, छूना, एक दूसरे को और ज़्यादा प्यार करना, और फिर दोनों का अल्टीमेट यूनियन। अपने दिमाग और ओवरली एक्साइटेड बॉडी को ठीक करने के लिए वो बुक्स रखकर उठ गया। इधर उधर देखते हुए उसे लगा कि उसे अपनी आलमारी ठीक कर लेनी चाहिए। इससे उसका दिमाग थोड़ा ठंडा होगा और बॉडी भी ठीक से बिहेव करेगी। सर्दियाँ ख़त्म होकर स्प्रिंग तो पहले ही आ गई है। अब कुछ दिनों में गर्मी भी आ जाएगी। उसे अपने अलमारी को उस हिसाब से अरेंज कर लेना चाहिए। अलमारी ठीक करते हुए wuxian को वो मैजिकल नोटबुक दिखी। उसके पन्नों को पलटते हुए उसे एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। वांग जी के साथ उसका रिश्ता, पहली मुलाकात से लेकर फ्रेंडशिप और वहाँ से लेकर उन दोनों का प्यार, इंटीमेसी, इनमें से कुछ भी नेचुरल नहीं है। पूरा का पूरा इस मैजिक स्केचबुक का कमाल है। वांग जी ने कहा था कि वो गुसू से आया है। बेचारा गुसू से इतनी दूर अपनी जिंदगी संवारने आया था, पर wuxian ने मैजिक से उसे अपने साथ बांध लिया। अपनी सेल्फिश डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए उसने एक सीधे लड़के पर जादू किया है। वो इतना नीचे कैसे गिर गया? शायद उसे पहले से ही लड़के पसंद है और ये बात वो किसी से बोल नहीं सकता था। उसने मैजिक के जरिए एक ऐसे लड़के को फांस लिया है जो कुछ बोल नहीं पाता है। उसे तो समझ नहीं आ रहा होगा कि उसका wuxian की तरफ खींचे चले आना एक्चुअली प्यार नहीं है। बेचारा wuxian को देखकर कैसे चहक उठता है। ये भी शायद झूठ है। ऐसे झूठ और धोखे से बना रिश्ता कितने दिनों तक चलेगा? एक ना एक दिन तो ये मैजिक खत्म हो जाएगा, या फिर ये मैजिक बुक उससे कोई सैक्रिफाइस मांगेगी, तब wuxian क्या करेगा? इससे अच्छा कि वो अभी ये सब खत्म कर दे। तकलीफ तो होगी, पर ज़्यादा तकलीफ से बचने का यही तरीका है। पर वो ये काम करेगा कैसे? वांग जी को बताकर या फिर इस मैजिक बुक को यूज़ करके? नहीं, अब और कोई मैजिक नहीं। उसे वांग जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। उसकी बात सुनकर भी अगर वांग जी को कुछ समझ ना आए, तब वो इस बुक का इस्तेमाल करेगा। शाम को wuxian रेलवे स्टेशन के बाहर वेट करने लगा। उसने वांग जी से यही मिलने का वादा किया था। वांग जी के आते ही वो कुछ बोलने गया तो वांग जी ने उसे उसके साथ कहीं चलने के लिए कहा। कहाँ जाना है? wuxian ने पूछा। वांग जी ने मार्केट की तरफ इशारा किया तो wuxian उसके साथ चलने लगा। वांग जी मार्केट में एक ज्वेलरी शॉप में जाकर घुसा। wuxian भी उसके साथ अंदर गया। वांग जी ज्वेलरी क्यों खरीदना चाहता है, ये उसे जानना था। वांग जी कोई ज्वेलरी नहीं खरीद रहा था।
उक्शिया को समझ आया कि वांग जी ने वहाँ अपनी कोई ज्वेलरी गिरवी रखकर पैसे लिए थे। बीच बीच में आकर उसने उसका इंटरेस्ट भी पे किया है। अब वो पूरे पैसे देकर अपनी ज्वेलरी को वापस लेना चाहता है, पर वो ज्वेलर उसे बोल रहा है कि उसने अभी तक पूरे पैसे नहीं दिए हैं, उसे और भी पैसे देने हैं। वांग जी बोल रहा है कि उसने पूरा पे कर दिया है, पर वो ज्वेलर उसको इग्नोर कर रहा है। उक्शिया ने कहा, क्या मैं ये हिसाब देख सकता हूँ? इसमें देखने वाली क्या बात है? ज्वेलर ने पूछा। मैं ये हिसाब चेक करना चाहता हूँ, उक्शिया ने कहा। तुम कौन हो? उस ज्वेलर ने पूछा। मैं उसका दोस्त हूँ। आप मुझे हिसाब दिखाएंगे या नहीं? उक्शिया ने पूछा। नहीं तो मैं पुलिस लेकर आऊंगा। इसमें पुलिस लाने की क्या बात है? पुलिस आकर तुम्हारी इस दोस्त को ही पकड़ेगी, उस ज्वेलर ने कहा। आपको देखना है कि पुलिस किसे पकड़ती है? उक्शिया ने पूछा। ज्वेलर ने उसे हिसाब दिखा दिया। जब वांग जी उस ज्वेलरी के बदले पैसे लेने आया था, तब उसने सोचा था कि वांग जी उसके पैसे लौटा नहीं पाएगा और वो चीज़ उसकी हो जाएगी, पर वांग जी रेगुलरली उसे इंटरेस्ट पे किए जा रहा था। तब भी उसे लगा था कि ये इंटरेस्ट के पैसे उसकी एक्स्ट्रा कमाई है। उसने हिसाब में भी थोड़ा गड़बड़ कर दिया था ताकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाए, पर आज वांग जी पूरे पैसे वापस करने आ गया है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वांग जी बोल नहीं पाता है, इस बात का वो फायदा उठा रहा था, पर उक्शिया के इंटरफेरेंस की वजह से उसे अपना हिसाब सुधारना पड़ा और वो वांग जी को वो ज्वेलरी वापस देने के लिए राजी हो गया। ज्वेलरी वापस लेकर दोनों वहां से निकल पड़े। तुम्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी? उक्शिया ने पूछा। वांग जी ने बताया कि जब वो यहाँ आया था तब उसके पास कोई पैसे नहीं थे, उसके पास सिर्फ ये लॉकेट ही था। उसी से उसने अपने लिए रूम रेंट पर लिया और अपना खर्चा चलाया। तुम गुस्सू से यहाँ आए ही क्यों थे? उक्शिया ने पूछा। तुम्हारे लिए, वांग जी ने इशारा किया। मेरे लिए? उक्शिया ने हंस दिया। नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ। वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उक्शिया ने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा, घर चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी का छोटा सा रूम के अंदर जाते ही वांग जी ने उक्शिया को अपनी तरफ खींच ली। वो उक्शिया को हग करना चाहता था, पर उक्शिया अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसका इंटेंशन समझकर वांग जी ने उसे छोड़ दिया और जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल ली। तुम प्लीज़ मुझसे नाराज मत हो, मैंने तुमसे कुछ झूठ नहीं कहा, वांग जी ने लिखा। वांग जी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, उक्शिया ने कहा। मैं सब सुनूंगा, पर मैं सच में तुम्हारे लिए ही आया हूँ, वांग जी ने कहा। मुझे पता है, उक्शिया ने कहा। ये सब मेरी ही गलती है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। वांग जी, मुझे माफ़ कर देना। वांग जी ने उक्शिया को पकड़कर हिलाया। ये हमारा रिश्ता, ये सच नहीं है, उक्शिया ने कहा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे प्यार है, पर ये सच नहीं है, ये सब धोखा है। वांग जी उक्शिया की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसने जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश की। कैसा धोखा? मेरा प्यार सच्चा है, मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आया हूँ। वही तो बोल रहा हूँ, उक्शिया ने कहा। तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आ गए। गुस्से में रहते हुए तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? मैंने ही तुम्हें यहाँ आने के लिए मजबूर किया। ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, वांग जी ने कहा। वांग जी, मेरी बात सुनो। उक्शिया ने अपनी मैजिक स्केच बुक निकाल लिया। मेरे पास ये मैजिक स्केच बुक है, इसमें मैं जो ड्रॉ करता हूँ वो सच हो जाता है। मैंने इसके जरिए तुमसे दोस्ती की, इसके जरिए ही मैंने तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर किया। पर मैं तो पहले से ही तुमसे प्यार करता था, जब हमारी दोस्ती हुई उससे पहले से, वांग जी ने लिखा। तुम समझ नहीं रहे हो, इस स्केच बुक में मैं जो ड्रॉ करता हूँ वो सच हो जाता है। तुम्हारा चेहरा देखने से पहले मैंने तुम्हारा स्केच बना लिया था। पहले मैंने तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती की ड्राइंग बनाई, तो हम दोस्त बने। फिर मैंने तुमसे प्यार करने का सोचा और ये स्केच बनाया। इस स्केच के बनाने के बाद ही तो तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उक्शिया अपनी स्केच बुक की ड्राइंग दिखाते हुए बोलता है। वांग जी ने उस स्केच बुक का फर्स्ट पेज खोल लिया और फिर उसने लिखा कि जिस टाइम उक्शिया ने वो ड्राइंग बनाया था वो उससे पहले से ही उक्शिया को चाहता है। उसने उसे कभी भी सिर्फ दोस्त सोचा ही नहीं, उसे अपना बनाने के लिए ही तो वो उसके पास आया है, और उस टाइम उसका उसके पास बैठने की वही वजह थी। उस दिन तुम मेरे कंधे पर सर रखकर सो रहे थे, वांग जी ने इशारा किया। हम उससे पहले कभी मिले थे? उक्शिया ने पूछा। वांग जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने लिखा, अगर तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगे
तो मैं बताऊंगा। ये ब्रेकअप क्या चीज़ है? उक्षान ने पूछा। मतलब कि तुम मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ोगे, वांग जी ने लिखा। तुम्हारे गुस्सू के लोग कितने अजीब अजीब शब्द यूज करते हैं, उक्षान ने कहा। मुझे कभी कभी तुम्हारी बातें समझ नहीं आती है। सिर्फ गुस्सू के लोग नहीं, उस टाइम के सब लोग ऐसे ही बात करते हैं, वांग जी ने लिखा। अब इसका क्या मतलब है? उस टाइम? कौन सा टाइम? उक्षान ने पूछा। पहले तुम वादा करो कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे, मुझे छोड़ नहीं दोगे, वांग जी ने लिखा। वांग जी, क्या तुम कुछ क्राइम करके गुस्सू से भाग आए हो? उक्षान ने पूछा। वांग जी ने जोर जोर से गर्दन हिला दिया और बताया कि उसने कोई क्राइम नहीं किया। तो तुम वहां से यहाँ क्यों आए? उक्षान ने पूछा। तुम्हारे लिए, वांग जी ने इशारा किया। मैं सब कुछ डिटेल में जानना चाहता हूँ, उक्षान ने कहा। नो ब्रेकअप, वांग जी ने इशारा किया। हाँ हाँ, फिलहाल नो ब्रेकअप, उक्षान ने कहा। मैं पूरा लिख लूंगा, फिर तुम्हें दिखाऊंगा, कहकर वांग जी अपनी नोटबुक के लिखी चीजों को इरेजर से मिटाने लगा। तब तक मैं क्या करूंगा? उक्षान ने पूछा। तब तक तुम हमारे फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा ड्राइंग करो, ये बताकर वांग जी दूसरे साइड घूम गया और अपनी बातें लिखने लगा। ये 58 साल 6 महीने फ्यूचर की बात है, जब फेमस पॉप सिंगर लानवांग जी यूनमिंग आर्ट कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल वी वुक्शा से मिला था, या फिर मिलेगा। वी वुक्शा के लिए वो फ्यूचर है, पर लानवांग जी के लिए वो पास्ट। लानवांग जी ही वो आखिरी इंसान था मौत से पहले प्रोफेसर वही जिससे मिले थे। उन्होंने लानवांग जी को एक बॉक्स भी दिया था जिसमें उनकी लव स्टोरी थी और उनके सीक्रेट लवर की फोटो भी। प्रोफेसर वही के जवानी के फोटो में खुद को उनके साथ देखकर लानवांग जी ने सोचा था कि वो कोई और होगा जो उसकी तरह दिखता है, पर अच्छे से देखने के बाद उसे पता चला कि उस फोटो में लानवांग जी की तरह दिखने वाले इंसान ने जो शर्ट पहन रखी थी, वो शर्ट एक बहुत बड़े ब्रांड की कस्टम मेड शर्ट थी। जिस टाइम की वो फोटो थी, उस टाइम वो ब्रांड बना ही नहीं था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो शर्ट एक्चुअली लानवांग जी के लिए ही बनाई गई थी। एक अवार्ड फंक्शन में अवार्ड लेते टाइम उसने उस शर्ट को पहना था। लानवांग जी ने उस फोटो की जांच कराई तो उसे पता चला कि वो फोटो असली है। उस फोटो में जो पेपर यूज किया गया था, उस पेपर की मैन्युफैक्चरिंग लानवांग जी के पैदा होने से बहुत पहले ही बंद हो गई है। वो पेंटिंग प्रोसीड्योर भी कहीं पर यूज नहीं होता है। उस बॉक्स में और भी ऐसे एविडेंस थे जिससे पता चल रहा था कि प्रोफेसर वही के वो सीक्रेट लवर लानवांग जी के सिवा कोई और नहीं हो सकता। लानवांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इस बारे में पता करना चाहता था, पर उसे इस बारे में बताने वाला कोई नहीं था। किसी और को प्रोफेसर वही के लवर के बारे में पता ही नहीं था। किसी को शायद पता भी नहीं था कि वो गे थे। पता होता तो शायद वो कॉलेज के प्रोफेसर नहीं बन पाते। जिस जमाने में लानवांग जी पैदा हुआ है, वहाँ गे होना इतनी बुरी बात नहीं है, पर वी वुक्शा के ज़माने में तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी। इसलिए प्रोफेसर वही के लवर के बारे में पता कर पाना इम्पॉसिबल था। पर लानवांग जी जो ठान लेता है, वो उसे करके छोड़ता है। वो पास्ट में ट्रेवल करना चाहता था। उसे तब तक वी वुक्शा से प्यार हो गया था। अपनी आंखों से यंग वुक्शा को देखने के लिए और उससे प्यार का इजहार करने के लिए वो पास्ट में ट्रेवल करना चाहता था। लानवांग जी के पास पैसे और कनेक्शन की कमी नहीं थी। उसने अपने लोगों से कहा कि उसे किसी ऐसे की तलाश है जो टाइम ट्रेवल करता है और लोगों को टाइम ट्रेवल करा सकता है। लानवांग जी का स्टाफ बहुत ही एफिशिएंट है। उन लोगों ने बहुत जल्दी ही ऐसे एक आदमी को ढूंढ लिया जो खुद कई बार टाइम ट्रेवल कर चुका है और पैसों के बदले लोगों को टाइम ट्रेवल कराता है। उसी की मदद से लानवांग जी इस टाइम पर आया है जहां उसकी और वुक्शा की उम्र सेम है। वांग जी ने बहुत कुछ लिख लिया था। लिखना बंद करके उसने वुक्शा की तरफ देखा। वुक्शा एक वेडिंग वेन्यू ड्रॉ कर रहा था। वांग जी ने लिखना बंद कर दिया है देखकर उसने भी स्केच करना बंद कर दिया। लिख लिया तुमने? अब दिखाओ मुझे, वुक्शा ने कहा। लानवांग जी ने इशारे से कहा कि वो स्केच बहुत सुंदर बना है। लानवांग जी की लिखी बातें पढ़कर वुक्शा समझ नहीं पा रहा था कि उसे उन बातों को सच मानना चाहिए या नहीं। तुम फ्यूचर से आए हो? वुक्शा ने उसकी आंखों में देखकर कहा। वांग जी ने हाँ कहा। तुमने कहा था कि तुम गुसू से आए हो? वुक्शा ने पूछा। मेरा घर गुसू में है। गुसू के लैन क्लैन से हूँ मैं। मेरा पूरा नाम लानवांग जी है, वांग जी ने लिखा। गुसू लैन क्लैन? वो तो बहुत फेमस है।
उनके पास तो बहुत पैसे हैं, तो तुम ऐसे इस हाल में क्यों रह रहे हो? उक्षियान ने पूछा। तुम्हारे लिए, वांग जी ने इशारा किया। पर क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स के पास कितना कुछ है, कितना बड़ा बिजनेस है उनका, तुम्हें उनके पास वापस जाना चाहिए, उक्षियान ने कहा। मेरे खुद के पास भी बहुत पैसे हैं, पर मैं वो ला नहीं सकता, वांग जी ने कहा। तुम्हारे खुद के पैसे हैं? क्या करते हो तुम? उक्षियान ने पूछा। वांग जी ने जल्दी से उक्षियान को टाइटली हग कर लिया और उसी हालत में बैठा रहा। उसे कुछ ना बोलते देख उक्षियान ने पूछा, मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा, बताओ अपने टाइम में तुम क्या काम करते थे? वांग जी ने उक्षियान को छोड़कर नोटबुक उठा लिया। मैं एक बहुत फेमस सिंगर हूँ। पिछले 3 साल से मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिल रहा है। सिंगर? उक्षियान हैरान होकर देखता है और वांग जी के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ता है। तुम सिंगर हो? बेस्ट सिंगर? तुम गा सकते थे? तुम बोल सकते थे? तो तुम अभी क्यों नहीं बोल पाते हो? तुम्हारी आवाज कैसे चली गई? वांग जी ने अपनी नजरें झुका ली। वांग जी जवाब दो, तुम्हारी आवाज कैसे चली गई? तुम अभी बोल क्यों नहीं पाते हो? उक्षियान ने वांग जी को पकड़कर हिलाया। मैंने अपनी वॉइस का सौदा किया है, वांग जी ने लिखा। किसके साथ सौदा किया है? किस चीज के बदले? वांग जी बताओ मुझे, अपनी वॉइस के बदले तुमने क्या लिया है? उक्षियान ने पूछा। वांग जी ने उक्षियान के दोनों हाथों को पकड़ लिया और फिर उसमें अपना चेहरा छुपा लिया। वांग जी, तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे या नहीं? उक्षियान ने पूछा। वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उक्षियान से ये बात छुपाना तो नहीं चाहता है, पर वो उसे वो बात बता भी नहीं पा रहा है। वांग जी कुछ बोल नहीं रहा है देखकर उक्षियान उससे और कुछ नहीं पूछता है। वो उसके सर को रब करता है और वांग जी उसके गर्दन पर अपना चेहरा छुपा लेता है। उसके पीठ को रब करते हुए उक्षियान बोलता है, मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम लो। जब तुम मुझे ये बता पाओगे तब जाकर मैं इस रिश्ते को आगे ले जाऊंगा। वांग जी ने फाइनली अपना फेस उठाकर उक्षियां की तरफ देखता है और फिर वो अपनी इंडेक्स फिंगर को उक्षियां के चेस्ट के ऊपर रखता है। मैं? उक्षियां ने पूछा। वांग जी ने गर्दन ऊपर नीचे किया। तुमने अपनी आवाज के बदले मुझे मांगा? उक्षियां ने पूछा। उसकी बातों का जवाब ना देकर वांग जी ने उसे बेड पर गिरा दिया और फिर वो उसके चेहरे को चूमने लगा। वही उक्षियां इतना शॉक्ड हो गया था कि वो रिएक्ट नहीं कर पाया। उसके चेहरे को चूमने के बाद वांग जी ने उसके शर्ट के 2 बटन्स खोल दिए और फिर वो उसके कॉलर बोन पर किस करने लगा। उक्षियां ने उसे नहीं रोका। उसने बस दबी हुई आवाज में कहा, तो अपने से 59 साल बड़े एक आदमी की बॉडी को पाने के लिए तुमने अपनी सिंगिंग करियर को दांव में लगा दिया? क्या खास है इस बॉडी में जिसे तुम पाना चाहते हो? उक्षियां की बात सुनकर उसे किस करना बंद करके वांग जी ने उसे खींचकर बेड पर अपनी पोजीशन चेंज कर लिया। अब उक्षियां ऊपर है और वो नीचे, पर उक्षियां ने कुछ नहीं किया। वो उठकर बैठ गया। तुमने ये ठीक नहीं किया वांग जी, उक्षियां ने कहा। तुम ऐसे कैसे सब कुछ छोड़कर आ सकते हो? वांग जी ने बेचैन होकर इशारा किया कि वो उससे प्यार करता है और उक्षियां भी तो यही चाहता है, नहीं तो उसने उसे वो सब कुछ दिया ही क्यों था? उक्षियां ने वांग जी के सर पर किस किया और कहा, रात हो गई है, मैं अब चलता हूँ, कल मिलकर बाकी की बातें करते हैं। वांग जी ने उक्षियां के हाथों को पकड़ा और उस पर किस किया। उसे सिर्फ उक्षियां की बॉडी नहीं चाहिए, वो पूरे उक्षियां को अपने लिए चाहता है। उसे पता है कि उसने जो किया है उसे समझ पाना उक्षियां के लिए मुश्किल होगा, पर वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। लान वांग जी ने अपनी नोटबुक में लिखा, मुझे अपने टाइम में वापस जाना है, कुछ काम करके मैं फिर वापस आऊँगा। कब जाओगे? उक्षियां ने पूछा। आज रात को ही चला जाऊँगा। तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए ना, मैं नहीं रहूँगा तो तुम अच्छे से सोच लेना, वांग जी ने लिखा। कब आओगे? उक्षियान ने पूछा। तुम बताओ, तुम्हें कितना टाइम चाहिए? वांग जी ने पूछा। मुझे नहीं पता, उक्षियान ने वांग जी को हग कर लिया। पता नहीं वो सच में फिर वापस आएगा या नहीं। अपने टाइम में वो अमीर है, पर यहाँ वो कितनी खराब हालत में रहता है, शायद वापस आकर उसे दोबारा वापस आने का मन ना हो। उक्षियां को नहीं लगता कि उसमें ऐसी कोई खास बात है जिसके लिए वांग जी को इतनी तकलीफ उठानी चाहिए। तुम पहले अपना काम कर लेना, इतने दिन हो गए, तुम्हारे घर वाले भी परेशान होंगे, तुम्हारे पास घर जाने के पैसे नहीं होंगे। बताओ कितने रुपए चाहिए? पैसे नहीं चाहिए, बस ये लॉकेट चाहिए था। मैं इस लॉकेट के बिना वापस नहीं जा सकता था, आज ये मिल गया, वांग जी ने लिखा। तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? इतनी जरूरी चीज को ऐसे गिरवी रख दिया था, उक्षियान ने पूछा।
अभी तक तो तुमने मेरे साथ अपना रिश्ता ही कन्फर्म नहीं किया, मैं तुमसे पैसे कैसे मांग लेता? वांग जी ने पूछा। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस किराए के रूम का क्या करेगा। वो नहीं रहेगा तो शायद मकान मालिक उसका सामान फेंक कर रूम किसी और को दे देगा। उक्षय ने उसे कहा कि वो रेगुलर इस रूम में आता रहेगा और रूम का रेंट भी देता रहेगा। उक्षय से विदा लेकर वांग जी अपने टाइम वापस चला गया। वैसे तो उसका मन था कि वो यहीं रह जाए, पर उसका वापस जाना जरूरी था। उसके बिना उसके घर वाले और उससे भी ज़्यादा उसके स्टाफ्स परेशान हो गए होंगे। वैसे तो उनके स्टाफ्स को पता है कि वो कहाँ और किस लिए गया है, पर उनको और ज़्यादा क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। टाइम टेबल कराने के लिए उसे जो आदमी मिला था, उसने कहा था कि टाइम टेबल करते टाइम एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन ठीक करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वो कब कौन से टाइम पर और किस जगह पर जाकर पहुंचेगा ये किसी को पता नहीं होगा। ऐसे तो वो भटकता रहेगा और वापस आते टाइम भी वो ठीक टाइम पर वापस नहीं आ पाएगा। लानोंग जी को इस चीज़ का कोई ठीक सोल्यूशन चाहिए था। ढूंढते ढूंढते उसकी मुलाकात एक बहुत ताकतवर जादूगरनी से हुई। उसने कहा कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। वो लानोंग जी को उसके प्यार को पाने में मदद कर सकती है, पर उसके लिए उसे एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ बहुत कीमती चीज़ जो लानोंग जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। लानोंग जी उसे अपनी आंखें नहीं दे सकता था। आंखों के बिना वो उक्षिया को देखता कैसे? कान के बिना वो उसकी बातें कैसे सुनता? दूसरे सेंस ऑर्गन के बिना वो अपने उक्षिया को महसूस कैसे करता? एक सिंगर के लिए उसकी आवाज़ ही सबसे कीमती है, और जितनी कीमती चीज़ कुर्बान की जाएगी रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिलेगा। उक्षिया का प्यार पाने के लिए उसने अपनी वॉइस को ही कुर्बान कर दिया। वांग जी चला गया और उसकी यादों को लेकर उक्षिया उसके लिए वेट करता रहा। पता नहीं उसे कितने दिनों तक वेट करना पड़ेगा, और पता नहीं उसे कितने दिनों तक वेट करना चाहिए। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये उन दोनों का कैसा प्यार है। वो लड़का है तो उसके उम्र का ही, पर एक्चुअली वो उससे 59 साल छोटा है। दोनों अलग अलग टाइम के हैं, अलग अलग सोशल स्टेटस के हैं, पर एक बात तो शायद सेम है। वांग जी ने उसे पाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल किया और उसने भी, पर किसने पहले मैजिक यूज़ किया? वांग जी ने 59 साल फ्यूचर में वो काम किया, तो उसका बाद में आता है, या फिर वो मैजिक के सहारे यहाँ आया और उसे देखकर वुक्शिया का उसे पाने का मन हुआ तो उसने मैजिक का यूज़ किया। ये सब कितना कंफ्यूजिंग है, और उससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है उसके ये स्केच। क्या सोचकर उसने इस वेडिंग वेन्यू को बनाया था? क्या किसी भी ज़माने में वो लोग ऐसी वेडिंग कर पाएंगे? फ्यूचर में भी तो शायद वो अनमैरिड ही रह गया था ना। देखते देखते 2 महीने बीत गए। वुक्शिया का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। वो अपनी पेंटिंग्स को घर लाना चाहता था, पर उसके प्रोफेसर ने कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे अपना मास्टर्स डिग्री भी कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ उसे पार्ट टाइम जॉब भी ऑफ़र किया गया। वो लाइव मॉडल ड्राइंग में अच्छा है, इसलिए उसे कहा गया कि वो स्टूडेंट्स को लाइव मॉडल ड्राइंग में गाइड करेगा। वुक्शिया खुश हुआ। इस तरीके से वो अपने पुरानी रूटीन में ही रह जाएगा, और वांग जी के रूम के लिए रेंट देने के लिए भी उसे अपनी दीदी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। आज वुक्शिया कॉलेज से थोड़ा जल्दी आ गया है। फिलहाल वो वांग जी के रूम में बैठकर पेंटिंग कर रहा है। गर्मी के दिन है और वो एक ऑयल पेंटिंग कर रहा है, इसलिए उसने अपनी अपर बॉडी में कुछ नहीं पहना है। वैसे भी रूम में तो वो अकेला है, वो कुछ ना भी पहने तो किसका क्या। उसके इस पेंटिंग के रेफरेंस के लिए वो अपने उस स्केच को यूज़ कर रहा है जिसमें वांग जी एक मॉडल के जैसे पोज दे रहा था। शायद वांग जी फिर कभी यहाँ वापस नहीं आएगा। उसके चेहरे को भूल जाने से पहले वुक्शिया उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स बना लेना चाहता है। उसे पता नहीं कि उसे बाद में किसी और से प्यार होगा या नहीं, पर वांग जी को वो हमेशा चाहता रहेगा। और जब उसकी उम्र हो जाएगी और उसे कुछ ठीक से याद नहीं रहेगा, तब वो वांग जी के इन ड्राइंग्स को देखता रहेगा। वुक्शिया एकदम मगन होकर पेंटिंग कर रहा है। उसने दरवाजे में कुंडी लगा रखा है, इसलिए उसे किसी और बात पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके पीछे एक बदमाश आ गया है। जैसे ही वो पेंट लेने के लिए एक साइड झुका, किसी ने उसकी कमर पकड़कर उसके ओपन गर्दन पर किस किया। वुक्शिया स्टैचू बन गया। उसके नंगे पीठ पर किसी की गर्म बॉडी टच हो रही है। रूम का दरवाज़ा तो बंद था, उसे किसी के आने की आवाज़ भी नहीं आई। उसने अपनी कमर की तरफ देखा। उसके कमर के ऊपर जो 2 हाथ हैं, उन्हें वो पहचानता है। उन हाथों को देखकर उसे तसल्ली मिली। वांग जी कहते हुए उसने अपने हाथ के ब्रश को रख दिया
वांगजू को भी हिम्मत मिल गई। उसके दोनों हाथ अब उक्सिया के ओपन चेस्ट पर आ गए। उक्सिया ने हल्के से मौन किया। फिर उसने कहा, मुझे पहले अपना चेहरा तो देखने दो। वांगजी ने उसे छोड़ दिया। उक्सिया उसकी तरफ घुमा तो उसने उसे अपने पास खींच लिया। वांगजी को हक करते हुए उक्सिया ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उक्सिया को टॉपलेस देखकर वांगजी भी टॉपलेस हो गया था। आज पहली बार दोनों टॉपलेस होकर हक कर रहे हैं। वांगजी की बॉडी तो उक्सिया को देखकर ही एक्साइटेड हो गई थी। अब उक्सिया भी एक्साइटेड है। दोनों का एक दूसरे को प्यार करना खत्म ही नहीं हो रहा था। वांगजी के घर में कोई और फर्नीचर नहीं है। पेंटिंग करने के लिए उक्सिया ने उसके बेड के गद्दे को फ्लोर पर बिछा लिया था। उसी पर बैठकर और पेंटिंग को फ्लोर पर रखकर वो पेंटिंग कर रहा था। अब उस गद्दे के ऊपर लेटकर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। 2 महीने जुदाई के बाद दोनों का इस तरीके से मिलना, चीज़ों को हीटअप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वांगजी ने उक्सिया के लोअर गारमेंट को उतारने की कोशिश की तो उक्सिया ने कहा, तुम सिर्फ मेरे अंदर घुसने के लिए टाइम ट्रेवल करके आए हो। वांगजी ने मुस्कुरा दिया और उक्सिया को छोड़कर अपने कपड़े उतारने लगा। सारे कपड़े उतारकर वो गद्दे के ऊपर लेट गया और उक्सिया को ऊपर आने के लिए कहा। उसे ऐसे देखकर उक्सिया का सब्र भी टूट गया। वांगजी के बॉडी को छूते हुए उसने कहा, तुम श्योर हो? वांगजी ने इशारा किया कि इस वक्त सब कुछ परफेक्ट है। गद्दा नीचे है। वो लोग उस बेड पर कुछ करते तो उसकी आवाज़ सबको सुनाई देती। वांगजी कोई आवाज़ नहीं निकाल पाता है, इसलिए उसकी मॉर्निंग की आवाज़ भी नहीं निकलेगी। उक्सिया बेफिक्र होकर उसके साथ कुछ भी कर सकता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम ऐसे करना चाहते हो? उक्सिया ने पूछा। वांगजी ने एक स्माइल के साथ इशारा किया कि अगर वो करेगा तो उक्सिया इतना शोर करेगा कि सबको पता चल जाएगा कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है? कौन ऐसे चिल्ला चिल्ला कर ये सब करता है? उक्सिया ने पूछा। सब करते हैं, वांगजी ने इशारा किया। उक्सिया ने और टाइम वेस्ट नहीं किया। कमरा छोटा है और आसपास और भी लोग रहते हैं, पर किसी को भनक भी नहीं लगी कि उस छोटे से रूम में उस टाइम क्या हो गया। एक यंग लड़का टाइम ट्रेवल करके आकर उस रूम में किसी के साथ पैशनेटली सेक्स कर रहा है। इस बात का पता किसी को नहीं लगा। वांगजी को अपनी बाहों में लेकर उक्सिया उस गद्दे पर लेटा रहा। उसके पीठ को रब करते हुए उसने पूछा, तुम्हें अच्छा लगा? जब उन दोनों ने शुरू किया था तब दिन था, पर ख़त्म करते करते शाम हो गई थी और उन दोनों ने लाइट भी नहीं जलाई थी। वांगजी ने इस सवाल के जवाब में उक्सिया को और टाइटली पकड़ा और उसके चेस्ट पर किस किया। तुम्हारे उस जमाने के सेक्स के साथ इस जमाने के सेक्स में क्या फ़र्क है? क्या मैंने तुम्हें कुछ खास महसूस कराया? क्या तुम मेरे पास बार बार आते रहोगे? उक्सिया ने पूछा। वांगजी ने उक्सिया से अपने आप को अलग कर लिया और फिर कपड़े पहनते हुए लाइट जलाने गया। लाइट जलाने के बाद उसने अपनी नोटबुक निकाल ली। तुम्हें लगता है कि उस टाइम पर मेरे और प्रेमी हैं? वांगजी ने लिखा। उक्सिया उठकर कपड़े पहन रहा था। उसने पूछा, नहीं है? तुम अपने ज़माने में सेलिब्रिटी हो ना, और तुम बहुत अमीर भी तो हो। हाँ, सेलिब्रिटी हूँ और अमीर भी। वह सब मेरे साथ सोना चाहते हैं, वांगजी ने लिखा। तो अब तक कितने के साथ सोए हो तुम? कुछ हिसाब नहीं होगा ना? उक्सिया ने पूछा। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया क्योंकि मेरे लिए ये कोई स्पेशल एक्सपीरियंस है? अपने ज़माने के लड़के लड़कियों से बोर होकर मैं पास्ट में आकर एंजॉय कर रहा हूँ, वांगजी ने पूछा। तो क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहते हो तुम? उक्सिया ने पूछा। उस 80 साल के बूढ़े को देखकर तुम्हें उसके साथ सेक्स करने का मन हुआ था? अगर मेरे 2 महीने तक गायब रहने की वजह से तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो ठीक है, तुम जितना चाहे गुस्सा दिखा सकते हो। लेकिन अगर तुम ये सब बोलकर मेरे साथ अपने रिश्ते को मानने से इनकार करना चाहते हो तो ये ठीक बात नहीं है। तुमने आज मेरी वर्जिनिटी ली है। तुमने मेरी बॉडी में इतना दर्द दिया और अब मेरे दिल को भी चोट पहुंचा रहे हो। ये ठीक नहीं है। मैंने तुमसे ऐसा इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया था, वांगजी ने लिखा। तुम्हें दर्द हो रहा है? उक्सिया वांगजी को छूने आया। दिखाओ मुझे। वांगजी ने उसे अपने आप को छूने नहीं दिया। वांगजी, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता नहीं था कि यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, उक्सिया ने कहा। वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उक्सिया ने कहा, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि तुम फिर कभी मेरे पास नहीं आओगे। मुझे पहले पता होता कि तुम मुझसे 59 साल छोटे हो, टाइम ट्रेवल करके आए हो, तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं होता, वांगजी ने लिखा। तुम्हें मुझसे प्यार करना ही पड़ता। मैंने अपने नसीब में तुम्हारा प्यार लिखवा लिया है। वांगजी,
उक्षिया को कुछ याद आया तो उसने पूछा, वहाँ जाकर तुम बोल पा रहे थे? वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये तुमने क्या किया वांग जी? मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसके लिए तुमने अपने करियर को बर्बाद कर लिया। तुम अभी वापस जाओ और उस मैजिशियन से अपनी वॉइस वापस मांग लो, उक्षिया ने कहा। वांग जी ने अपनी गर्दन हिला दी। तुम मना मत करो प्लीज़, मैं तुम्हारा इतना बड़ा सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम वापस जाकर सब पहले जैसा कर लो, उक्षिया ने कहा। अब तुमने मेरे साथ सो लिया है, अब तुम मुझे ऐसे ठुकरा नहीं सकते। मैं सिर्फ बोल ही नहीं सकता, बाकी मुझ में और कोई कमी नहीं है, वांग जी ने इशारे से कहा। वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुनो, उक्षिया वांग जी को प्यार करते हुए बोलता है। मुझे तुम्हारे ना बोल पाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे अपनी पसंद की चीज़ों को छोड़ दो। और वहाँ पर तुम्हारे स्टाफ्स, उनका क्या होगा? मैंने सबको न्यू जॉब ढूंढने के लिए कह दिया है, वांग जी ने लिखा। तो तुम ऐसे ही वो सबको छोड़ रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें फ्यूचर में जाकर काम करते रहना चाहिए, उक्षिया ने कहा। मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे दूर रहूँगा तो तुम मुझ पर शक करते रहोगे, और मैं वहाँ से पैसे भी नहीं ला सकता, तो मेरा वहाँ काम करने का क्या फ़ायदा? मैं यहीं पर कुछ ना कुछ काम कर लूँगा और तुम्हारा खर्चा उठा लूँगा, वांग जी ने लिखा। तुम्हें मेरे खर्चे उठाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पार्ट टाइम टीचिंग करने का मौका मिला है, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगा, उक्षिया ने कहा। मुझ पर फिर शक तो नहीं करोगे ना, वांग जी ने पूछा। अच्छा एक बात बताओ, तुम ऐसे कितने बार आना जाना कर सकते हो? इसके लिए तुम्हें क्या पे करना पड़ता है? ज़्यादा बार आना जाना करने से तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, उक्षिया ने पूछा। उक्षिया के सवालों से परेशान होकर वांग जी उसी रात फिर अपने टाइम पर वापस चला गया। उस जादूगरनी के पास जाकर उसने कहा कि उसने अपने प्यार को पाने के बदले अपनी वॉइस दी थी, पर इस टाइम जोन में तो उसका प्यार उसके पास नहीं है। यहाँ वो क्यों नहीं बोल पा रहा है? उसके साथ चीटिंग हुई है। अगर उसने ये बात फैला दी तो उस जादूगरनी का नाम खराब हो जाएगा और फिर कोई उसके पास नहीं आएगा। जादूगरनी ने कहा कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। अपने ज़माने में वांग जी बोल पाएगा और गाना भी गा पाएगा, पर जितना टाइम वो पास्ट में बिता कर आएगा उतने टाइम के लिए प्रेजेंट में भी उसकी वॉइस नहीं रहेगी। मान लो अगर वो एक दिन पास्ट में बिता कर आता है तो वापस आकर एक दिन तक वो बोल नहीं पाएगा, नेक्स्ट दिन से उसकी वॉइस ठीक हो जाएगी। लान फैमिली के पास बहुत पैसे हैं। लान वांग जी का बड़ा भाई बिजनेस को अच्छे से संभाल भी रहा है। लान वांग जी भी अपने सिंगिंग से बहुत अच्छा कमा लेता है। टाइम मशीन में ट्रैवल करना दूसरों के लिए कॉस्टली हो सकता है, पर लान वांग जी के लिए नहीं। लान वांग जी ने अपने सारे स्टाफ्स को वापस बुला लिया। वो लोग उसके लिए बहुत सपोर्टिव है। सबने मिलकर प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात की। दिन में 10-12 घंटे तो उक्षिया भी कॉलेज में और ट्रांसपोर्ट में बिजी रहता है। बाकी 2-4 घंटे तो उसे अपने पर्सनल काम और पेंटिंग के लिए भी देना पड़ता है। पास्ट में रहकर भी तो वांग जी उक्षिया के साथ हमेशा नहीं रह सकता है। उससे अच्छा कि फिलहाल वो हर रोज 8 घंटे के लिए उक्षिया के पास रहेगा और बाकी 16 घंटे अपने टाइम में। इससे उसे हर रोज 8 घंटे टाइम मिलेंगे गाना गाने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। इससे लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो कहीं गायब हो गया है। उक्षिया इस अरेंजमेंट से खुश हुआ। अगर वांग जी रात को आता है तो वो उसके रूम में उसके साथ ही रह पाएगा। वो तो कुछ बोल नहीं पाता है, इसलिए किसी को गलती से भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। उसे अलग से रूम रेंट पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी अलग रूम में रहने पर तो वो लोग साथ में 2-3 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं बिता पा रहे थे। तो अब से मैं तुम्हारा सीक्रेट लवर बन जाऊंगा। जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम किसी और से प्यार तो नहीं करोगे ना, वांग जी जानना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, उक्षिया मुस्कुराकर बोलता है। मैं कभी किसी और से प्यार नहीं करूंगा। कुछ सालों के बाद मैं गाना गाना छोड़ दूंगा, तब मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा टाइम बिता पाऊंगा, वांग जी ने लिखा। ऐसा अरेंजमेंट ही चलता रहा। मास्टर्स करने के बाद उक्षिया को उसके कॉलेज में परमानेंट जॉब मिल गई और साथ में एक क्वार्टर भी। अब वो लोग अपनी मर्जी से जब मर्जी साथ रहने लगे। कभी कभी जब वांग जी का शो और रिकॉर्डिंग रहता है तब वो देर रात को आकर उक्षिया के बेड में सोने लगा। ऐसे लगने लगा कि यही उसका घर है। वो दिन में काम पर जाता है और रात को घर आकर अपने हस्बैंड के साथ सोता है। उक्षिया को इस बात से कोई कंप्लेन नहीं थी। उसे तो रोज रात अपने वांग जी को हक करते हुए सोने का मौका मिलता रहा। जब दोनों की ही छुट्टी रहती है तब वांग जी ज़्यादा टाइम के लिए उक्षिया के साथ रहने आ जाता है। वो टाइम वो उधर भी एडजस्ट कर लेता है। ऐसा नहीं कि अपने टाइम में जाकर उसे हमेशा बात करना है। उसके स्टाफ्स को उसका सिचुएशन पता है। वो लोग मैसेजेस और मेल के जरिए ही बात कर लेते हैं।
बाकी कुछ चीज़ों के लिए वांगजी कुछ ऐप्स यूज़ कर लेता है। अपनी वॉइस को जनरली प्रैक्टिस, रिकॉर्डिंग और शोज़ के लिए ही यूज़ करता है। वांगजी उसके साथ अपने रिश्ते के लिए इतना कुछ कर रहा है देखकर वुक्शा बहुत खुश है। वांगजी के साथ उसकी शादी तो नहीं हुई, पर दोनों में मैरिड कपल की तरह ही अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वुक्शा का सिर्फ एक ही दुख है कि वो किसी को अपनी प्रेम कहानी बता नहीं पाता है। उसे अपनी लव स्टोरी सीक्रेट रखनी पड़ती है। वांगजी का दुख कुछ और है। अपने टाइम पर वो कितना कमाता है, पर वो उनमें से कुछ भी अपने लवर के लिए नहीं ला पाता है। वो बस कभी कभी कुछ अच्छे कपड़े और ज्वेलरी पहन कर आता है और उक्षिया को दे देता है। देखते देखते 30 साल बीत गए। एक दिन वांगजी उक्षिया को लेकर कहीं घूमने गया। इसके पहले भी वो लोग बहुत बार ऐसे घूमने गए हैं। कहीं दूर जाकर 3-4 दिन एक साथ बिता कर आए हैं। इसलिए उक्षिया ने कुछ पूछा ही नहीं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। ट्रेन से उतरकर उसने देखा कि वो लोग गुसू आए हैं। यहाँ क्यों आए हैं हम? उक्षिया ने पूछा। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, वांगजी ने इशारे से कहा। इतने साल साथ रहने के बाद अब उक्षिया वांगजी के एक्सप्रेशन से ही समझ जाता है कि वो क्या बोलना चाहता है। वो दोनों इशारे से ही बात कर लेते हैं। नोटबुक की जरूरत पड़ती ही नहीं है। होटल में फ्रेश होकर वांगजी ने उक्षिया को अच्छे कपड़ों में तैयार किया और खुद भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया। उक्षिया कीरुस्त था, पर उसने कुछ पूछा नहीं। जो होगा उसे तो पता चल ही जाएगा। थोड़ी देर में वो लोग टैक्सी से एक जगह पर जाकर पहुंचे। उस जगह पर बहुत लोग थे। बहुत सारे जर्नलिस्ट भी थे। देखकर लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। वांगजी और उक्षिया गेट के पास गए तो गेटकीपर ने उनको कार्ड दिखाने के लिए कहा। वांगजी के पास कार्ड नहीं था, इसलिए वो लोग अंदर नहीं जा पाए। पर जब तक वांगजी गेटकीपर से बात करने की कोशिश कर रहा था, तब तक उक्षिया को जो देखना था उसने वो देख लिया था। उस वेन्यू की डेकोरेशन देखकर उक्षिया को अपनी बनाई एक स्केच याद आ गई, जो उसने सालों पहले ऐसे ही अपने मैजिक स्केचबुक में बना लिया था। उस टाइम उसे लगा था कि उसने शायद अपनी शादी का मंडप बनाया है, पर एक्चुअली में वो मेरे पेरेंट्स की शादी, वांगजी ने इशारे से कहा। वांगजी के पेरेंट्स की शादी, इसका मतलब अभी टाइम है, वांगजी ने कहा। पहले मेरे बड़े भाई पैदा होंगे, उसके बाद मैं। तो क्या तुम्हारे पैदा होने के टाइम हम आकर तुम्हें देख पाएंगे? उक्षिया ने पूछा। मुझे नहीं लगता, वांगजी ने इशारा किया। मैं एक टाइम जोन पर 2 जगह पर कैसे रह पाऊंगा? इसका मतलब है कि कुछ सालों में उन दोनों को बिछड़ना होगा। वांगजी मर जाएगा तो उक्षिया भी और नहीं जिएगा। वो अपने वांगजी के बिना जीना नहीं चाहता है। मुझे पता नहीं कि मैं कब किस दिन मर जाऊंगा। मैं इस टाइम पर तुम्हारे सामने मर नहीं पाऊंगा। मुझे वहीं जाकर मरना पड़ेगा। अगर मैं 2-3 दिन तक नहीं आया तो समझ लेना कि मैं मर गया हूँ। पर तुम मेरे लिए इंतजार करना मत भूलना, वांगजी ने कहा। तुम मर जाओगे तो मैं किसके लिए वेट करूंगा? उक्षिया ने पूछा। मैं उस टाइम जोन में मरकर तुम्हारे टाइम जोन में पैदा होने वाला हूँ। तुम उस वाले मुझसे मिलकर उसे हमारी लव स्टोरी बताना और उससे अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर लेना, वांगजी ने कहा। कौन सी ख्वाहिश? उक्षिया ने पूछा। मेरी आवाज़ में अपना नाम सुनने की ख्वाहिश, वांगजी ने मुस्कुरा दिया। वो ऐसे ही क्यों मेरा नाम लेगा? उक्षिया ने पूछा। ऐसे ही नहीं लेगा, वांगजी ने कहा। उसे बुलाने के लिए तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पर तुम रिक्वेस्ट करोगे तो वो तुम्हें डिस्काउंट दे देगा। वांगजी के साथ उसका टाइम खत्म हो रहा है पता चलने पर उक्षिया अब उसके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताने लगा है। कॉलेज टाइम के बाहर वह अपने क्वार्टर से निकलता नहीं है। वांगजी के पास तो अब टाइम ही टाइम है। उक्षिया के साथ ज़्यादा टाइम बिताकर अब वो अपने टाइम पर भी गूंगे की ज़िंदगी बिता लेता है। लोगों से ज़रूरी बातें SMS के जरिए हो जाती हैं। बाकी टाइम वो आराम कर लेता है। अपनी इस अजीब ज़िंदगी और अजीब लव स्टोरी को लेकर उसे कोई दुख नहीं है। उसने जिसे चाहा वही उसे मिला। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वो मर जाएगा तो उक्षिया के टाइम जोन में पैदा होगा। फिर वो दोबारा अपने उक्षिया को ढूंढने पास्ट में जाएगा। ऐसे ही ये लव स्टोरी चलती रहेगी। 3 दिन हो गए हैं वांगजी उक्षिया के पास वापस नहीं आया। उसकी मौत की खबर उक्षिया को नहीं मिली। गुसू के लैन फैमिली में उसके पैदा होने की खबर भी उसे नहीं मिली। पर जब 17 साल के लान वांगजी का पहला सोलो एल्बम निकला तब उक्षिया को खबर मिल गई। अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, मरने से पहले एक बार उस यंग लान वांगजी से मिलना और उसके मुंह से अपना नाम सुनना। पर क्या ऐसा करते हुए वो परवर्ट नहीं दिखेगा? अभी तो वो बूढ़ा हो गया है। एक बच्चे में वो अपने प्रेमी को कैसे देखेगा? पर उसे ये करना ही है। उसने अपने वांगजी से
वो वादा जो किया है। दोस्तों, आज की ये फैन फिक्शन मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि फैंटेसी और रोमांस की ये जुगलबंदी आप लोगों को अच्छी लगी है। इस स्टोरी के बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।